एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में अब हम बात करेंगे कि क्या क्या बात आपको याद होना चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले। मतलब ये सारी बात कम से कम आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर है जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर की बात करें, जो चैप्टर में हमें बेसिक पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड हम किसे कहेंगे। थोड़ा मैं आपको लिख के समझाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? देखो कि सबसे पहले तो ये समझना कि एल्डिहाइड कहलाने के लिए C डबल बॉन्ड O और बगल में एक H कंपलसरी है, मतलब ये होना ही चाहिए। हाँ, इधर भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी ये एल्डिहाइड ही कहलाएगा। एल्डिहाइड मैं हल्का सा बेसिक दे रहा हूं जो बच्चे पहली बार पढ़ेंगे। फिर अभी भी ये एल्डिहाइड है, अगर आपने इधर का H कुछ भी रखा और यहां मतलब इधर का H रखा, यहां कुछ भी लगा दिया। एल्डिहाइड की सबसे खास पहचान, एक तरफ का H होना ही चाहिए। कीटोन की बात करें प्यारे बच्चों, कीटोन, तो कीटोन की सबसे खास बात क्या है कि अगर C डबल बॉन्ड O है तो इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन रखना ही पड़ेगा। आपको दोनों तरफ ही कार्बन रखना पड़ेगा। हाँ, कार्बन अलग अलग भी हो सकता है। सपोज करो किसी ने कहा जी हम तो इधर CH2 CH3 रखेंगे, किसी ने कहा जी हम तो CH3 रखेंगे, तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। और साथ ही साथ इस चैप्टर में, मतलब ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो यहां पर देखो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, अगर आपके एग्जाम में दिन कम है तो आप इसको याद करना स्टार्ट कर देना, ठीक है ना। तो साथ ही साथ याद करो पढ़ते पढ़ते ही कि इसको एल्डिहाइड कहते हैं, इसको कीटोन कहते हैं। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी कुछ ऐसा ही होता है कि C डबल बॉन्ड O रहेगा, लेकिन एक तो हमेशा OH रहेगा, और पीछे आप जो मर्जी लगा दो। जो मर्जी मतलब H, हाँ H, हाँ H लगा सकते हैं सर। जो मर्जी मतलब CH3, हाँ CH3 लगा सकते हैं। यानी इसमें क्या खास बात है कि एक तरफ OH होता है फिक्स, दैट इज व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस चैप्टर में हमें इन्हीं तीनों के बारे में काफी डिटेल में पढ़ना है। अब यहाँ पर मैंने कुछ नाम भी लिखा है ताकि आपको कभी तकलीफ ना हो। जैसे कि एल्डिहाइड की अगर हम बात करें, एल्डिहाइड जिसको अल कहा जाता है, अल अल, तो यहाँ पर ये पहला फेमस इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, या फिर इसको बोलते हैं मिथानल। या तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलेंगे या मिथानल बोलेंगे, ये जिसके तरफ दोनों तरफ H होता है। तो मैंने ये सारी बेसिक बातें लिख दी है कि 11th अगर किसी का वीक है तो वो जान सके। अब प्यारे बच्चों ये दो कार्बन है तो इसका नाम होता है इथानल, इथानल। अब देखो कीटोन की खास बात क्या है, कीटोन दोनों तरफ R होगा। यहाँ पर R का मतलब है CH3 या कार्बन, दोनों तरफ R होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से मैंने लिखा हुआ है, देखो आप, ये देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 तो C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, कुछ भी आगे पीछे कार्बन होना चाहिए बस। कार्बोक्सिलिक एसिड की खास बात क्या है, ये रहा कि आप कुछ भी कर लो, एक तरफ OH फिक्स है, OH फिक्स है। तो ये हमने पढ़ा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ फेमस नाम है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और आपको इन सभी नाम्स को याद करना पड़ेगा। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो एग्जाम में ये आपको जरूर याद करेगा। जैसे कि असाइल क्लोराइड किसे कहेंगे, कई बार वर्ड्स यूज होगा ये, असाइल क्लोराइड। अमाइड, अमाइड किसे कहेंगे? देखो यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड O के साथ Cl तो इसको बोलते हैं क्लोराइड, असाइल क्लोराइड। C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 तो इसको हम अमाइड बोलते हैं। और यहां पर क्या है, देखो CH3, C डबल बॉन्ड O, O के बगल में R है, R का मतलब कार्बन, यहां पर R का मतलब कार्बन होता है, तो इसका नाम होता है एस्टर। मैंने यहां पर एग्जांपल भी दिया है, देखो जैसे समझ पाए, एस्टर। और ये क्या होता है देख लो, एसिड एनहाइड्राइड, ये वाला, ये पार्ट देखो, एसिड एनहाइड्राइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O C डबल बॉन्ड O CH3, जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। मैं लिख के दिखाता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, अमाइड, एस्टर, इन सबकी जानकारी आपको होनी चाहिए, कि बस पहचानना आना चाहिए आप लोगों को। जैसे आप एल्डिहाइड पहचानते हैं, कीटोन पहचानते हैं, है ना, वैसे आपको अमाइड के बारे में पता होना चाहिए, एनहाइड्राइड के बारे में पता होना चाहिए, आपको एसिड क्लोराइड के बारे में पता होना चाहिए, आपको एस्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिक से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि अगर कोई बच्चा पूरे साल, अब देखो अब ये कुछ फेमस नाम है, जैसे कि ये CHO क्या होता है, पहले इसके बारे में जानो। देखो बेंजीन के ऊपर, देखो कोई जल्दीबाजी नहीं है, सीखते हुए चलो। बेंजीन के ऊपर CHO ऐसा होता है, CHO इज एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है बेटा, CHO को ऐसे लिखा जाता है, तो इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये काफी फेमस है, कैसे? क्योंकि ये फिनॉल के साथ एल्डिहाइड है ना, मतलब ये दोनों एक ही बात है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? दर्द तो नहीं हुआ? कोई बात नहीं, हुआ तो सुनो 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 सुनो। देखो जैसे फिनॉल है और इसके यहां पर CHO लगाते हैं, तो ये बनता है CHOOH, अगल बगल में CHO एंड OH अगर अगल बगल में हो, अगल बगल में हो, तो उसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। फिर इसका नाम याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार यूज होगा, CH3 CHO। अब CHO मैंने कहा एल्डिहाइड होता है, CHO इज बेसिकली एल्डिहाइड, तो इसको खोल के लिखेंगे तो लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिड एल्डिहाइड कहा जाता है प्यारे बच्चों। देखो बेसिक बातें तो आपको समझनी पड़ेगी। अब देखो बेंजीन के ऊपर CHO, इसको ऐसे लिखा जाएगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड OH, यानी CHO को ऐसे लिखा जाता है, याद कर लो। और यह है बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अच्छा आप देखो, अब ये कुछ फेमस नाम बता रहा हूं आपको। बेंजीन का रिंग है C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसिटोफिनॉन, बहुत यूज होता है, बार बार यूज होता है, आपको दर्द देगा ये। अगर आप इन सबको याद नहीं करोगे आपको दर्द होगा, बार बार दर्द होगा, बार बार दर्द होगा, ठीक है। अब इसका नाम देखो, 1 2 3 कार्बन, एसीटोन, एसीटोन, तो एसीटोन, एसिटोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, सैलिसिलिक है, एसिड भी आगे बता दूंगा, ये सैलिसल्डिहाइड है। तो ये सब चीजें आपको याद होना। अब हाथों हाथ याद करो। कई लोग बोलेंगे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, कहीं पर बेंजल्डिहाइड लिखा जाता है, तो याद कर, बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई, याद कर। मुश्किल सबको लगेगा जो याद नहीं कर रहा। इसका नाम है बेंजोफिनॉन, इसे देख लो, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, दोबारा बेंजीन, इसका नाम होता है बेंजोफिनॉन। यानी अगर इन सभी बेसिक्स को याद करते हुए चलते हैं तो आपको दर्द का एहसास बहुत कम होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है बेटा। मतलब ये एक तरह से फ्लूइड की तरह काम करेगा
आप दर्द समझे इस बात को प्लीज। चलो प्यारे बच्चों, लाइफ में अब जो इंपॉर्टेंट काम है वो करते हैं कि भाई एल्डिहाइड समझा, कीटोन समझा, जो कॉमन है उनके नाम याद किए, स्ट्रक्चर याद किए। अब काम था याद करने का, कर लिया। अब काम है ज्यादा याद करने का, क्योंकि इसमें याद है। देखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की बात करें तो एनसीईआरटी का रोजन-मुंड रिएक्शन बहुत फेमस है। अब ये रोजन-मुंड रिएक्शन याद करने का बहुत सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता सकता हूं, बड़ा आसान है। कुछ भी नहीं करना है आपको। देखो, ऐसे याद कर लो कि रोज यानी गुलाब। मैं एक एक सेकंड लूंगा, थोड़ा सा टाइम, ठीक है। ये गुलाब है, तो गुलाब समझना। देखो, ऐसा मान के चलो एक मोटा बच्चा है, बच्चा पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। ये बच्चा है बेंजीन, इसके ऊपर है सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है। तो ये काफी खाता पीता घर का बच्चा है। अब इस रिएक्शन का नाम रोजन-मुंड क्यों पड़ा है आप समझ जाओगे। ये बच्चा खूब खाना पीना खा के H2PD करता है। H2PD समझते हो बेटा? खूब खाना खाया, भप भप भट 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 भप, समझो मेरी बात। तो ये देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, काफी बंदा है। तो ये खूब खाना पीना खा के H2PD करता है, तो बास आती है BaSO4, H2PD BaSO4, बास आती है, बास। इसलिए जब यहां से बास आती है तो गुलाब की जरूरत पड़ेगी। गुलाब, क्या बात, इसीलिए इसका नाम है रोजन-मुंड। तो रोजन-मुंड याद रहेगा, गुलाब से खुशबू आती है। खुशबू क्यों चाहिए गुलाब की खुशबू? क्योंकि वहां पर बहुत सारा भटभट हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजल्डिहाइड। अब ट्रिक कैसे रहेगा? ट्रिक ये रहता है बेटा कि ये जो दो हाइड्रोजन है, समझना ट्रिक, थोड़ा सीखते चलते हैं ट्रिक से, बढ़िया से। चैप्टर बड़ा है, बीच में स्पीड हल्की सी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में देखो, ये जो H2 है ना, H2 दो H है एक्चुअली में। ये जो दो H है, समझना, यहां पर जो दो H है, इसका एक H यहां पे लग जाएगा, तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और एक H लग जाएगा, तो सर ये Cl भाग जाएगा, और इसका एक H Cl के साथ भाग जाएगा। ऐसे मान लो कि HCl, क्योंकि दो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन यहां लगेगा और ये क्लोरीन वहां से भाग जाएगा। तो ये था रोजन-मुंड रिएक्शन, भटभट वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, स्टीफन रिएक्शन तो सबको याद होगा, तो मैं इसको रिपीट नहीं कराऊंगा बेटा। देखो, स्टीफन रिएक्शन बड़ा आसान है। देखो, स्टीफन का S पकड़ लो तो इसमें SnCl2 डालते हैं, बस ऐसे याद रखो, SnCl2। स्टीफन का S से SnCl2, और स्टीफन का H है तो H4HCl, ठीक है। तो याद रहेगा कि स्टीफन रिएक्शन में S का मतलब SnCl2 है, और स्टीफन का जो H है उसका मतलब HCl। तो यहाँ पर होता क्या है प्यारे बच्चों, ये समझते देखिए। अब आपका सारा काम यहाँ पर ना HCl का इसका होगा। ये जो दो HCl लिखा है ना 2H, तो सारा काम 2H का है। यहाँ पर देखो 2H लिखा हुआ है, 2H, तो सारा काम जो है ना 2H का है, ध्यान रखना। आपका ये जो CH3CN है, इसमें एक H जो है C के पास जाएगा और एक H जाएगा N के पास। तो क्या होगा? देखो, तीन बॉन्ड है, तो तीन बॉन्ड में एक बॉन्ड आपको कम करना है, तो दो बॉन्ड हो गया। और साथ ही साथ हमने क्या बोला, एक H जाएगा C के पास, एक H N के पास, तो हो गया CHNH प्यारे बच्चों। इसके बाद प्यारे बच्चों आप डालते हो H2O। सर H2O से क्या मतलब? देखिए, H2O डालने का मतलब होता है एक H, दो H एंड ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों कुछ भी मत करना, आप ये दो H और ये NH, NH3 बाहर निकाल देना। फिर क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बचेगा, और बचेगा CH, तो ये बन जाएगा RCHO, और NH3 बाहर निकलेगा। तो स्टीफन रिएक्शन को पूरा याद कर लेना, मैंने आपको ट्रिक से समझा दिया, बड़ा आसान। कि जब H2O डालेंगे तो H2O को खोल के लिखना है। H2O का मतलब होगा दो H एंड एक ऑक्सीजन, दो H जाएगा NH, तो ये NH3 बन जाएगा, और बचा हुआ ऑक्सीजन यहां लगा देना। आपका स्टीफन रिएक्शन यू हो गया। अब प्यारे बच्चों, अल्टरनेटिंग मेथड क्या होता है? अगर किसी को स्टीफन रिएक्शन नहीं करवाना है तो क्या कर सकता है? देखिए, सेम क्वेश्चन है CH3CN, सेम क्वेश्चन है CH3CN, उसमें अगर हम डाइवल H डाल दे, डाइवल H का मतलब है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, और H का मतलब आपको पता ही क्या होगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको लिख के दिखाना है मुझे। तो वी यूज डाइवल H, अल्टरनेटिंग मतलब अगर सेम क्वेश्चन को करना है अलग तरीके से, तो यही जो आपका CH3CN है, उसमें डाइवल H डालोगे, फिर H2O डाल दोगे, तब भी आपका सेम आंसर आएगा जैसे इसका आया है RCHO। यहां पर भी है RCHO ही है बेटा। तो हम लोगों ने क्या सीखा? स्टीफन रिएक्शन का ट्रिक कि दो हाइड्रोजन लो, लगा दो, फिर पानी डालो, NH3 निकाल दो, आ गया हाथ में। अब मेरी बात सुनो, डाइवल H का फुल फॉर्म आपको लिखना है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, H का मतलब आपको बताना है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, इटार्ड रिएक्शन, दोबारा बोल रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में आता है। मैं हर बार कहता हूं बच्चों को कि इसको याद कर लेना। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे कि ये टॉलिन है, अभी जो टॉलिन है, टॉलिन का याद कर लो, बेंजीन के ऊपर CH3 टॉलिन होता है। आजकल ना बेंजीन को ऐसे लिखा जाता है, आज के टाइम पर गोला मत बनाना, ऐसे लिखा जाता है। ये ज्यादा फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में आपको ये डॉट ऐसे गोला नहीं बनाना है। पहले के लोग बनाते थे, गोला बनाने को मना कर दिया गया, बहुत सारे टीचर मानते नहीं, पर अभी भी चल जाता है, बुक्स में ये लिखा होता है। तो ये जो टॉलिन है, टॉलिन के अंदर आपको डालना है CrO2, यस, क्रोमाइल क्लोराइड ना, ठीक है, CrO2Cl3 और फिर H3O पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर चेंजेस क्या होगा, जो CH3 है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। CrO2Cl3 सही तो है? लग रहा है कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? CrO2Cl2 क्या? CrO2Cl, Cl2, चलो देख लेंगे। देखो सुनो, CH3 मतलब कुल मिला के इटार्ड रिएक्शन में क्या याद रखना है? CrO2Cl2 है ना, मुझे भी वही लग रहा था, पढ़ते ही एकदम से लगा कि हाँ गड़बड़ है, Cl2 होगा, Cl2, वही मैं एकदम से बोला। देखो यहाँ 2 आएगा, CrO2Cl2, क्या कह रहे हो? किसने? भाई ने, अरे हो जाता है, कोई बात नहीं। सुनो, तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है? क्रोमाइल क्लोराइड है ना, ये तो CrO2Cl2 ही होगा। सुनो, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये जो टॉलिन वाला हिस्सा होता है डायरेक्टली CHO में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, इसे नोट कर लेना, बहुत आसान है और कुछ भी नहीं है। सो प्यारे बच्चों, अब इस चीज को समझना, साइड चेन हेलोजिनेशन। अब साइड चेन हेलोजिनेशन क्या होता है कि जैसे आपके पास CH3 टॉलिन है, टॉलिन देखना यहाँ पर टॉलिन। तो प्यारे बच्चों, पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, टॉलिन है, जब इसे आप डालोगे ना Cl2 और फोटोन H न्यू, फ्रीक्वेंसी फोटोन सनलाइट,
तो प्यारे बच्चों यहां से ना एक हाइड्रोजन गायब होगा और क्लोरीन लग जाएगा। फिर दोबारा इसको डालोगे, देखो मैं समझा रहा हूं, देखो सबसे पहले क्या बनेगा, देखो जब हम फोटोन डालते हैं तो क्या बनता है, जैसे कि हमारे पास ये CH3 है, तो हमने एक बार डालेंगे तो बनेगा CH2Cl। ठीक है, मतलब मेरे चलो मैं करके ही दिखा देता हूं यार, तुम मानोगे नहीं। देखो जैसे CH3 है, मैंने एक बार डाला Cl2H, तो यहां पर क्या होगा, ये देखो ये ऐसा बन जाएगा कि ऊपर से एक हाइड्रोजन गायब होगा, ये बन जाएगा CH2Cl। फिर मैं एक बार और डालूंगा ऐसे Cl2 और लाइट, तो एक और हाइड्रोजन गायब होगा, समझना, एक और हाइड्रोजन गायब होगा, यानी ये बन जाएगा CH2 बन जाएगा CH, एक हाइड्रोजन गायब, और एक क्लोरीन तो पहले से है, और एक और क्लोरीन आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के यहां से हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन लगेगा। तो यहां पर हमने लिखा है कि हम 2 बार रिएक्शन करवा रहे हैं, तो 2 बार रिएक्शन करवाने का मतलब हम डायरेक्टली इस स्टेप पे जंप कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो CH 2 बार Cl। अब हम डालेंगे एक्वस KOH। अगर हम यहां पर एक्वस KOH डालेंगे तो क्या होगा, फील करो, जब इसके अंदर हम एक्वस KOH डालेंगे तो ये Cl हमारा हट जाएगा और ये Cl हमारा हट जाएगा, तो यहां से Cl हट जाएगा, यहां से Cl हट जाएगा, तो क्या होगा बताओ, OH एंड OH, क्योंकि आपको OH डालना है, OH, समझ पाए। अब प्यारे बच्चों यहां से पानी निकल जाएगा, यानी H और OH निकल जाएगा, और फिर क्या बचेगा बताओ, CHO बचेगा, यानी आपने एल्डिहाइड बना लिया। तो साइड चेन हेलोजिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसमें आप 2 बार क्लोरीन डालते हो तो 2 हाइड्रोजन हट जाएगा, 2 हाइड्रोजन हटेगा तो बचेगा CH और 2 Cl लग जाएगा। फिर आप डालते हो पानी तो 2 बार OH लग जाएगा, मतलब एक्वस KOH डालते हो 2 बार OH, अब ये OH निकल जाएगा, बच जाएगा CHO। इसे नोट कर लो, साइड चेन हेलोजिनेशन, काफी अच्छा ट्रिक बताया मैंने आपको। पहले बच्चों गटरमैन कोच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है समझिएगा, COHCl कॉमा लगा देना, COHCl AlCl3 डाला जाता है। अब ये क्या होता है समझिए, जब हमारे पास एक बेंजीन है और बेंजीन में डालेंगे हम COHCl AlCl3, तो ये जो AlCl3 होता है ना, इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाता है, कहता है चलो घुमाने ले चलता हूं, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, समझो। AlCl3 क्लोरीन को भगा ले जाता है, तो बचता है CHO, तो CHO जाके वहां लग जाता है बस, यानी कि डालते हैं COHCl। अब याद कैसे रहेगा, ये गटरमैन कोच है, वो तुम खुद देखो, गटरमैन कोच के लिए गटर चाहिए, गटर आप गली मोहल्ले में देखना, गटर का शेप ऐसा होता है, तो गटरमैन कोच में गटर बना होगा, मतलब बेंजीन के लिए होता है, ये गटर ऐसा ही होता है, गली में देखना कभी गटर, ठीक है, तो गटर का शेप जिससे मैच करे वो गटरमैन रिएक्शन, यानी बेंजीन वाला रिएक्शन गटरमैन रिएक्शन होता है। और गटर के अंदर एसिड होगा HCl, गटर में से बदबू आती है ना HCl, गटर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, काला काला, तो ऐसे याद रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, तो AlCl3 Cl को खा जाएगा, बचेगा CHO, वहां जाकर लग जाएगा, दैट इज व्हाट गटरमैन रिएक्शन। अब मैं एक गलतफहमी आप लोगों की दूर कर दूं, यहां पर ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं होता है, एक्चुअली में ये बॉन्ड जो होता है ना कार्बन के साथ होता है, ऐसा C डबल बॉन्ड O और H, तो यहां पर इस मिसप्रिंट को थोड़ा ध्यान देना कि ये जो जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, जिसको बोलते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। मैं एक सलाह दूंगा कि सारे रिएक्शंस को ट्राई करो कि हाथों हाथ आप याद कर लो। अब सुनो, यहां पर एक है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में फ्रॉम असाइल क्लोराइड। अभी देखिए जो असाइल क्लोराइड है क्या होता है समझिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, देखिए मैंने आपको कहा था याद कर लो, एसिड क्लोराइड, ये जो एसिड क्लोराइड होता है उसी को असाइल भी बोलते हैं, असाइड एसिड वाले को असाइल क्लोराइड भी बोला जाता है। अब प्यारे बच्चों जो असाइल क्लोराइड है ये लिया गया है दो लिया गया है, और बगल में है CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2, और ये है CD, वैसे CH3 CH2 CD, ये 2 होना चाहिए भाई, ये यहाँ पे 2 आना चाहिए लॉजिकली, CH3 CH2 CD प्लस 2 CH3, ठीक है। अभी बताता हूँ, रुको सुनो, तो यहाँ पर अब क्या होगा ये हमें समझना है। देखो ये जो CD है, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को CD, ये जो CD दिख रहा है CD आप लोगों को, इसको पकड़ के ले जाओ Cl के साथ, तो CD और Cl यहाँ से निकल जाएंगे। जब CD और Cl निकल जाएगा तो क्या होगा ये समझना, जब CD और Cl निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा ये CH3 CH2, और हमारे पास बचेगा ये वाला कंपाउंड, दिख रहा है किसी को, तो क्या दिख रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड, देखते रहो, देखो यहां से CD, यहां से CD और यहां से Cl निकल गया, तो बचा गया अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 CH2, तो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड ये CH2 CH3। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन होगा, तो ये ध्यान रखना, यहां से आपने कीटोन प्राप्त किया, तो यहां क्या डलता है R2CD, यानी कि CH3 CH2 2 और CD, तो CD और Cl निकल जाते हैं, और हमारे पास बचता क्या है, जो भी कंपाउंड बचता है वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। और ये आंसर में भी ना 2 मोल्स लिखा होता है, पर हमें बैलेंसिंग का कोई शौक नहीं है, तो इसे फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन एवरीवन? मैं दिल से बोल रहा हूँ, एक चीज़ से मुझे बड़ी वो है कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ कि नहीं रखूँ। जैसे अभी मैंने 3-4 चैप्टर इसमें कवर किए हैं, ऑर्गेनिक के, हेलो अल्केन, अल्कोहल फिनॉल, ये एल्डिहाइड कीटोन, अमाइंस भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आप कमेंट करके बताओगे कि सर डाल दो, हम देखेंगे, तो मैं डालूंगा, और ना फिर उसको मैं नेक्स्ट ईयर डाल दूंगा, क्योंकि आप लोग नहीं देखोगे तो वो मेरा वेस्ट हो जाएगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरी आँखें अंदर घुस गई है पूरी दिन रात एक जग जग के। तो अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बता दो, देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बता दो, ताकि मैं वीडियो डालूँ ना डालूँ। आप नहीं देखोगे कोई फ़ायदा नहीं, अगले साल नए बच्चे देख लेंगे उसको। प्लीज़ आप ज़रूर बताना, और मेरी मेहनत अगर हल्की सी भी अच्छी लग रही है ना, तो ये जो मैं दिन रात तुम्हारे लिए जग रहा हूँ ना, तो लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, और हाइप कर देना, कमेंट कर देना, बस थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ। आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे एग्जाम जाएंगे आपके, मेरा बहुत सारा प्यार आपको, लव यू। अब प्यारे बच्चों ये नाइट्राइल वाला रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास है CH3 CH2 CN, इसको RCN भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये R बन जाएगा और ये CN, तो CH3 CH2 CN वाला क्वेश्चन है।
इसमें डाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, बहुत दिन से पढ़ रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें एक पार्ट होता है माइनस, एक पार्ट होता है प्लस, Mg वाला। तो बड़ा आसान तरीका होता है इसके अंदर, जो कार्बन वाले पार्ट को पॉजिटिव मानते हो, नाइट्रोजन वाले पार्ट को नेगेटिव मानते हो। तो यहाँ पर आप लोग जानते हो कि जो माइनस वाला पार्ट है इसका, ये प्लस वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा तो कार्बन के पास जाएगा, और जो प्लस वाला पार्ट है वो नाइट्रोजन के पास जाएगा। तो कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी कि इस कार्बन के नीचे CH3 लटक जाएगा, है ना। देखो कार्बन के नीचे CH3 लटक गया, और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन उसके पास आ गया MgBr, ये पॉजिटिव MgBr था, वो नाइट्रोजन के नेगेटिव पर आ गया MgBr। और जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड आपको पता है टूट के डबल हो जाता है, तो यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा डबल। अब पहले जैसे इसमें पानी डालेंगे, पानी डालने का तरीका क्या होगा देख लो, पानी डालने का तरीका होगा HHO, ठीक है ना, HHO। यहाँ पर मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ जो आपकी लाइफ में काम आएगा। आपको क्या क्या बातें मानना है सुन लो। सबसे पहले जब आप पानी डालते हो ना, तो हमेशा MgBr निकल जाता है, तो ये MgBr तो निकल जाएगा, तो MgBr OH के साथ निकलता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर MgBr OH के साथ निकलता है, MgOHBr, ठीक है, MgBr निकल जाएगा, ओके MgBr निकल गया। अब आपको ना नाइट्रोजन को भी यहाँ से गायब करना है, N दिख रहा है किसी को, जो N दिख रहा है NHH, अमोनिया बना के उसको निकाल देना है। अब क्या बचा आपके हाथ में, आपके हाथ में बचा CH3 CH2 C और नीचे CH3 और ये ऑक्सीजन, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, यही तो बचेगा। देखो C पीछे वाला, आगे वाला, और ये ऑक्सीजन बचेगा। अब ध्यान रखना हमेशा कि MgBr हमेशा OH के साथ ही निकलता है, इसको याद ही कर लो, ट्रिक ही बना लो ये, MgBr हमेशा OH के साथ निकलता है। और बाकी हमारे पास क्या बचा, ये नाइट्रोजन जो है हमने 2 हाइड्रोजन के साथ निकाल दिया, जा भाई, तो बचा ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में आ गया। तो प्यारे बच्चों ये था आपका फ्रॉम नाइट्राइल्स, जो आपको याद करना पड़ेगा किसी भी हाल में। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं कि मान लो CH3 CN है, और मुझे किसी ने बोला जी हमने इसमें डाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमने डाला है जी MgCl, और जी हमने इसमें डाल दिया फिर H2OH+ एसिडिक वाटर, तो क्या करोगे। तो आपको सर ने पहले समझा दिया है, क्या समझा दिया है कि इस कार्बन को, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को ये CH3 मिलता है, ठीक है, और इस कार्बन को एक ऑक्सीजन मिलता है। तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो, देखो CH3, इस कार्बन को नीचे एक CH3 मिलेगा, देखो इस कार्बन को नीचे एक CH3 मिलेगा, और इस कार्बन को लास्ट में एक ऑक्सीजन मिलता है, लास्ट में ऑक्सीजन मिलता है। और आपको पता है कि MgOHBr ये निकल जाएगा यहाँ से, है ना, और नाइट्रोजन भी अमोनिया बन के ऐसे निकल जाएगा, ऐसा ट्रिक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है बस, कि होता क्या है कि ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन को लास्ट में ऑक्सीजन मिलता है जी। अब देखो ये आपको घर पर मेहनत करनी पड़ेगी और उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब पहले बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एग्जाम में इसके ऊपर सवाल भी पूछे जाते हैं। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाले क्वेश्चन कैसे करना है आपको ध्यान रखिए। यहाँ पर एक वर्ड याद रखो, मोर रिएक्टिव व्हेन इलेक्ट्रॉन इज लेस। कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सर समझ नहीं पाया, देखो जैसे कार्बन पॉजिटिव होता है, अगर ये कार्बन पॉजिटिव है और OH- को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इस बात को अपने दिल और दिमाग में डाल लो कि जो नेगेटिव वाला है ना वो पॉजिटिव के पास जाएगा, और पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कम, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के पास आएगा, और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन कम। तो लिखा हुआ है रिएक्शन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन कम होगा, यानी जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव तो है, पर ये जो CH3 है ना, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा बताओ, ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है चार्ज डिक्रीज, अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज भी हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया मोर, इलेक्ट्रॉन मोर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन मोर का मतलब होगा लेस रिएक्टिव। इलेक्ट्रॉन मोर का मतलब क्या हो गया, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। देखो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर देगा, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज, पॉजिटिव कम होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव कम होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब लेस रिएक्टिव। सर क्या कह रहे हो, ये तो कह रहा हूं, देखो मोर रिएक्टिव मतलब इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए, देखो इलेक्ट्रॉन कम, रिएक्शन ज्यादा, रिएक्टिव ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, रिएक्टिविटी कम। तो यहाँ पर CH3 से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, रिएक्टिविटी कम, तो ये कम रिएक्टिव है और ये ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो हम लोग ऊपर का टैगलाइन याद कर लेते हैं, टैगलाइन कि मोर रिएक्टिव तब होगा जब इलेक्ट्रॉन कम हो, इलेक्ट्रॉन कम, रिएक्टिव ज्यादा। अगर किसी ने हेल्प कर दी, हेल्प करके इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिया, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, याद रखना। यानी सर आप ये कहना चाहते हो, एक क्वेश्चन दे दो, जैसे ये है C डबल बॉन्ड H CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ देखो CH3 से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इस CH3 से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, रिएक्टिविटी कम, इलेक्ट्रॉन कम, रिएक्टिविटी ज्यादा। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों अपने को पढ़ना है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद HCN। अब मैं आपको एक होमवर्क दे दूं, ये जो रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन है ना, प्लीज आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स याद कर लेना, एनसीईआरटी से इन क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी से इन क्वेश्चंस को कर लेना, किसी भी हाल में रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा इन फ्यूचर आप लोगों को, ठीक है, तो टेंशन मत लो। पर फिलहाल देखो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद HCN। अब देखिए मेरे पास एल्डिहाइड है, सपोज करो, तो एल्डिहाइड में कार्बन जो है प्यारे बच्चों पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन जो होता है नेगेटिव होता है। तो हमारे पास ये एल्डिहाइड या कीटोन है, जो भी है एल्डिहाइड। अब ये HCN में ना H+ होता है, CN- होता है, पर इनका डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता। आप सोचोगे कि मैं एल्डिहाइड में कार्बन प्लस ऑक्सीजन माइनस, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, HCN से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता। हमें यहाँ पर बेस की नीड पड़ती है, बेस मतलब जैसे OH-, हमें बेस की नीड इसलिए पड़ती है ताकि ये बेस जो है H+ को अपने साथ खींच ले, ये H को ले जाए और CN क्या हो जाए, फ्री। अगर CN फ्री हो गया तब रिएक्शन होगा, तो सिंपल रिएक्शन नहीं होता, हमें बेस की नीड पड़ती है। तो अगली बार हम देखो यार समझ पाए, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, HCN के अंदर बेस लगाता है, बेस, ताकि ये जो बेस है जो OH- है, ये क्या करेगा, ये H को खा जाएगा, H को खा के CN- को फ्री कर देगा। तो अकेले रिएक्शन नहीं हो सकता, हमें बेस की नीड है, बेस H को खा के CN को फ्री कर देगा। अब CN जो है रिएक्शन करने के लिए राजी हो जाएगा। तो मान लो हमारे पास ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड हमारा है, अब एल्डिहाइड का ये वाला कार्बन पॉजिटिव होता है, ये बच्चे को पता है, तो ये पॉजिटिव कार्बन इसका और ऑक्सीजन होता है नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव कार्बन पे क्या होगा, जो CN- फ्री हो चुका है, ये CN- जाके इस पॉजिटिव कार्बन पे जाके अटैक कर देगा।
अगर पॉजिटिव कार्बन पे CN माइनस अटैक कर देगा तो क्या होगा? तब हमारा कंपाउंड कैसा बन जाएगा? देखो ऑक्सीजन पे माइनस है, ऑक्सीजन पे माइनस अभी भी रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, बस नीचे जो कार्बन पॉजिटिव है उसके साथ कौन लग जाएगा? एक CN लग जाएगा। अब इसमें हम एसिडिफिकेशन कर देते हैं, तो एसिडिफिकेशन करने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन के साथ एक H लग जाएगा, तो आपका कंपाउंड कैसा बन जाएगा कि ऑक्सीजन के साथ H लग गया, OH है, और नीचे CN, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, नोट कर लो। छोड़ो, काम की बात करते हैं। हंसी मजाक तो जीवन में हमेशा चलता रहता है यार, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? साइनोहाइड्रीन, जो बड़ा आसान था। HCN को बेस के साथ लगाओ ताकि वो H को खा जाए, CN माइनस फ्री हो जाए, रिएक्शन कर ले, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं, ऐसी SO3 को क्या कहते होंगे बताओ? SO3 माइनस को सोचना। मैं आपसे सिंपल पूछता हूं, NaHSO3 का नाम क्या होगा? देखो ये तो सोडियम हाइड्रोजन है, इसका नाम आपको पता करना है, होमवर्क है, कमेंट करना, चैलेंज है, याद रहेगा आपको। देखो दो वर्ड हो सकता है, मैं आपसे बोलता हूं, ये आप सोचना घर पे। फिलहाल फिलहाल हमारे पास क्या है? NaHSO3, ठीक है। अब इसका नाम आप याद करके यहां फिल इन द ब्लैंक्स करना, इससे आपको याद रहेगा एग्जाम में कैसा कुछ पढ़ा, और ये इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट। अब क्या है प्यारे बच्चों, सपोज करो प्लीज, हमारे पास एक एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ऑक्सीजन माइनस होता है, कार्बन पॉजिटिव। अब NaHSO3 में ये हमारा जो Na प्लस होता है, समझना, Na प्लस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन नेगेटिव के पास जाएगा। तो O के ऊपर माइनस जो था उसके बगल में सोडियम प्लस आ गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और बॉन्ड जो डबल है वो सिंगल हो जाएगा क्योंकि नया बॉन्ड हुआ है। अब मुझे बताओ जो SO3 माइनस है, HSO3 माइनस, ये कहां जाएगा? माइनस किसके पास जाएगा? कार्बन पॉजिटिव के पास, तो ये कार्बन पॉजिटिव के पास चला गया। अब यार बच्चों यहां पर एक बड़ी गजब की बात होती है, उस गजब की बात को बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। ये प्रोटॉन ट्रांसफर क्या है इसको देखना हल्का सा, मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां से समझना, यहां से ना हाइड्रोजन ऊपर चला जाता है और सोडियम जो है नीचे आ जाता है, नीचे हाइड्रोजन ऊपर गया और सोडियम नीचे आ गया। तो अगर हाइड्रोजन ऊपर आएगा तो क्या बनेगा बताओ? इसको मैं यहां करके दिखाता हूं। देखो ये CH3 है, ये CO माइनस Na प्लस, और यहां पर ये HSO3, और यहां पर ये CH3। तो NaHSO3 का खेल तो हम समझ गए। अब यहां पर ये समझना है कि जब ये हाइड्रोजन ऊपर जाएगा और सोडियम नीचे आएगा तो क्या होगा बताओ? तो ऊपर बन जाएगा अल्कोहल। तो देखो ये CH3, ये कार्बन ऊपर बन गया अल्कोहल, क्या बात है सर, ऊपर अल्कोहल बन जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? NaSO3 और ये CH3। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक खास बात ध्यान रखना, यहां पर ये प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि H जो है ऊपर ट्रांसफर हो गया है। अच्छा इसको बोलते हैं बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। और ये क्या होता है? क्रिस्टलीन वाटर सॉल्युबल, क्रिस्टलीन वाटर सॉल्युबल, ठीक है। वाटर यानी पानी में घुल सकता है, यानी जो हमारा कीटोन है और जो हमारा एल्डिहाइड है, समझ पाए हो? कीटोन एल्डिहाइड ऐसी चीजें बनाती है, कैसी चीजें बनाती है? जो जो पानी में सॉल्युबल हो सकता है। अगर उसका रिएक्शन हम किससे करवाए बताओ? NaHSO3, जिसका नाम आप मुझे खुद बताओगे, वैसे आइडिया तो लग गया होगा क्या नाम है इसका। अब प्यारे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल इन एल्डिहाइड, और ये काफी गजब है। देखो सुनते रहना आप डिटेल में प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, प्लीज हमारे पास ये एल्डिहाइड ध्यान रखना। और अल्कोहल कैसा होता है? अल्कोहल ऐसा होता है CH3OH, जिसमें O वाला पार्ट नेगेटिव होगा, कार्बन वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। तो जैसे कि आपको ये पता होगा कि हमारे एल्डिहाइड में नीचे का कार्बन प्लस होता है और ऑक्सीजन जो होता है प्यारे बच्चों माइनस होता है। इसलिए हम अल्कोहल डाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, अल्कोहल एंड HCl गैस। तो यहाँ पे ट्रिक देखो, ट्रिक आपको मजा आएगा। ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है नेगेटिव के पास जाएगा, वो बहुत सीधी बात है। अल्कोहल का जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन नेगेटिव के पास जाएगा, और अल्कोहल का जो नेगेटिव पार्ट है वो कार्बन के पॉजिटिव हिस्से पे जाएगा। तो कार्बन के, अब देखो यहां पर चीज देखो गजब की चीज, तो ऊपर क्या बन जाएगा? O के साथ CH3, ये CH3 O के साथ, तो चलो ऊपर O के साथ CH3 से समझ में आ गया। नीचे क्या होगा? नीचे कार्बन के साथ लग जाएगा OH, कार्बन के साथ OH, ये रहा कार्बन के नीचे बेटा ये OH है, OH अगर किसी को दिख नहीं रहा है तो बता दो। इसका नाम होता है हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। तो आपसे कई बार पूछेंगे बताओ साइनोहाइड्रीन क्या है, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट क्या है, आपसे बोलेंगे हेमी एसिटल क्या है, तो आपको ये रिएक्शन करके दिखाना पड़ेगा। अब यार बच्चों दोबारा जो अल्कोहल है, इसमें दोबारा अल्कोहल होता है, अल्कोहल मतलब दोबारा अल्कोहल रिएक्ट हो जाता है। CH3OH दोबारा अल्कोहल है, तो CH3OH, ये जो OH है, ये OH नीचे वाले का H वालेगा, H जब इसका H वालेगा तो पानी बन के निकल जाएगा, माइनस H2O, पानी बन के निकल जाएगा। तो इस ऑक्सीजन के बगल में जो H था, ये H समझना ध्यान से, ये जो H था इस ऑक्सीजन के बगल में वो चला गया, तो ये ऑक्सीजन बच गया अकेला, और यहां बच गया CH3। तो ये वाला नीचे वाला ऑक्सीजन और ये CH3 आपस में साथ हो जाएंगे, तो इसका नाम होगा एसिटल। अब ये पूरा एसिटल बन गया। तो पहले हेमी एसिटल होता है, हेमी एसिटल दोबारा अल्कोहल के साथ मिलके, अल्कोहल का OH और हेमी एसिटल का H मिलके पानी बन के निकल जाते हैं, पानी बन के निकल जाएंगे तो CH3 लग जाएगा नीचे, तो उसको बोलेंगे एसिटल। समझ में नहीं आया? ये बहुत आसान था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। देखो फील करो, फील करो कि इसका जो H है ये दिख रहा है साफ साफ, इसका जो H है और इसका जो OH है ये आपस में बन गए पानी, तो ये जो CH3 है यहां जाके लग गया O के साथ, तो इसका नाम पड़ गया एसिटल। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। इसका यूज होता है यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के प्यूरिफिकेशन में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना। चलो प्यारे बच्चों अब हमारे पास क्या है? ये कीटोन है, और इस कीटोन के अंदर हम डाल रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका नाम याद रखना, इथाइलिन ग्लाइकोल। अभी जो इथाइलिन ग्लाइकोल है उसके साथ HCl गैस भी है, डाइल्यूटेड HCl भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब प्यारे बच्चों यहां पर कैसे आप इसका रिएक्शन कराओगे वो काफी गजब की बात है। सबसे पहले इसको टेढ़ा करना पड़ेगा, पोजीशन चेंज। कैसे? देखो ये CH3COCH3, इसको ऐसे लिखना, अरे पोजीशन इधर देखो प्लीज गाइस, प्लीज इसको उल्टा करके लिखना है। ऐसे देखो, इसको टर्न कर दो, टर्न, इसे टर्न करो, टर्न करोगे तो क्या होगा? देखो C डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे। तो स्टेप नंबर 1 होता है कि इसको आप टर्न कर दो, 90 डिग्री से टर्न कर दो। मतलब अभी पेन ऐसे है, अब इस पेन को ऐसे टर्न कर दो 90 डिग्री से,
उसके बाद इसको 180 डिग्री से टर्न करो। अरे सर इधर देखो, OH OH CH2 CH2, ठीक है जी। अब पानी निकालो। ये पूरा स्टोरी बड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को तो अरे सच में बड़ा अजीब सा स्टोरी लग रहा है कि पहले मैंने ओए किसने वो भाई उल्टा कर दिया गधा कहीं का। 90 डिग्री से टर्न किया, झूठ बोल रहे हो तुम। 90 डिग्री से टर्न किया, 180 डिग्री से टर्न किया, दिखा आपको? दिख रहा है, दिख रहा ना, सब दिख रहा ना? बहुत। तो सबसे पहले 90 डिग्री से टर्न किया, जो भी यहाँ पर कीटोन लिया हमने, और इथाइलिन ग्लाइकोल को 180 डिग्री से टर्न किया, और टर्न करके क्या निकाल दिया? क्या बात, वाओ, पानी निकाल। क्या इतना भाई साहब, तो भाई ऐसा इतना खतरनाक तो मैं भी नहीं सोच पाया आज तक, जबकि मुझे लगता है मैं तुम लोगों से थोड़ा एडवांस तो हूं, जो भी है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, देखा आप लोगों को? तो ये डबल बॉन्ड है, थोड़ा बड़ा करके ऐसे लिखना डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या मिला आपको? ये देखो डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया, देखो 2 H और ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, तो यहाँ का डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, O और ये CH2। बेटा ट्रिक बता रहा हूँ, तभी रिएक्शन याद होगा, और तुम्हारा भूत बन जाएगा। वैसे यहाँ बन तो कुछ और गया, पर तुम्हारा भूत बन जाएगा। प्लीज गाइस, तो ध्यान रखना, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन निकल जाएगा। अभी जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, ये जो 2 बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो ये रहे, तो ये आपका बन गया इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। ओहो, तो पीछे हम लोगों ने एसिटल पढ़ा था, एसिटल, अब हमने पढ़ा दिया आपको कीटल, सब पढ़ा देंगे, लेकिन कीटल पढ़ाने में बड़ी मेहनत लगी। लेकिन देखो नेचर, ये नेचर जो है, ये नेचर को करवा देता है, करवा दिया नेचर ने। नाइस डायग्राम। देखो मेरे बच्चों, अगर आप मुनील सर ऐप खोलोगे और इसके हैंड रिटर्न पहले ऊपर सेलेक्ट कर लेना कि क्लास 12 है कि नहीं, कैटेगरी में क्लास 12, और सेव करोगे, इसके हैंड रिटर्न कंटेंट में जाओगे तो पता क्या मिलेगा आपको? यूट्यूब के लॉन्ग, ये वाला लेना, ऑल PDF क्लास 12 बाई मुनील सर, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे अभी आप पता है केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री का आप पढ़ रहे हो एल्डिहाइड, तो केमिस्ट्री में आप जाओगे, आपको एल्डिहाइड ये रहा, आप ये वाला ये पढ़ रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार से हर चीज़ के PDF है, 11th के मतलब 12th के भी क्वेश्चन जितनी भी चीज़ें होती है, और YT के जो नोट्स है, आपको YT के नोट्स भी यहाँ मिल जाएंगे। बहुत कुछ है, अगर आपके एग्जाम पास है तो आप इन वीडियोस को फॉलो करके थ्योरी और क्वेश्चन की इन वीडियोस को फॉलो करके भी अच्छा कर सकते हो। यानी कि कुल मिला के ना, अगर आप ये एक चीज़ ले लेते हो खाली, ये ऑल PDF क्लास 12 बाई मुनील सर, आपकी लाइफ सेट है, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको, फार्मूला शीट वीट सब कुछ है, देखो ना। मतलब फिजिक्स में जाओगे तो फिजिक्स में जैसे हमने खोला इसको, तो फार्मूला शीट बहुत तगड़े तरीके, बुक 2 बुक 1 सबके मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से हर चीज़ मिल जाएगा, आपको दिक्कत ही नहीं पड़ेगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, अगर आप पेड कोर्सेज में जाओगे, पेड कोर्सेज में सारे कोर्स हमारे नए कोर्सेज 149 रुपीज़ के हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ें हैं। आप प्लीज़ अभी के अभी मुझे सपोर्ट करने के लिए ले लो, गुरु दक्षिणा देने का टाइम आ गया है। 149 रुपीज़ के कोर्सेज है, मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप चाहो तो ले सकते हो। गुरु दक्षिणा, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी, गुरु दक्षिणा आप यहाँ से मुझे दे सकते हो। लव यू ऑल। तो प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एंडिंग लेक्चर में आपका स्वागत है। अब इस लेक्चर में आज हम ये पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें याद दिला दूं। ये सब चीजें मैं आपको याद दिला दूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन मैं करके दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद ही करना है। देखिए, NH3 को अमोनिया कहा जाता है, NH3 को अमोनिया कहा जाता है, लेकिन हम NH3 को कैसे लिखेंगे ये देख लो। हम ऐसे लिखेंगे NH3 को, N 2 हाइड्रोजन एक तरफ और 1 हाइड्रोजन एक तरफ। ऐसा मैं जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। तो ये बेटा NH3 है, अमोनिया। हम पढ़ रहे हैं अमोनिया का डेरिवेटिव, हम यहाँ पर डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। अभी डेरिवेटिव्स आपको याद करना पड़ेगा जीवन भर के लिए। कैसे? देखो, आपको इस हाइड्रोजन को हर बार गायब करना है, तो पीछे रहेगा NH2 और आगे आपने लगा दिया CH3, आपने इस H की जगह पर CH3 लगा दिया, तो जो पहले अमोनिया था अब अमाइन बन जाएगा। फिर अगली बार क्या किया आपने? अगली बार इस H की जगह पर, इस H की जगह पर कुछ और लगाया, सपोज करो आपने OH लगाया, OH। तो देखो, ये हमारा जो NH2 है ये कांस्टेंट है, ये NH2 हर बार कांस्टेंट है। बस इस H की जगह पर, जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, देखो इस H की जगह पर, ये जो H है, इस H की जगह पर कभी CH3 आ जाएगा, कभी H की जगह पर OH आ जाएगा, समझ रहे हो? फिर ये हमारा NH2 सेम टू सेम है, मतलब ये वाला पार्ट सेम टू सेम रहेगा जिसमें सर्कल कर रहा हूं। बस इस H की जगह पर जहां मैंने स्टार्ट किया है, कभी CH3, कभी OH आ जाएगा, कभी NH2 आ जाएगा, कभी ये वाला पार्ट आ जाएगा, देखो बेंजीन के साथ ये वाला पार्ट, तो कभी ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट। मतलब कि हमारा NH2 हर किसी में सेम है, यानी NH2 में कोई बदलाव नहीं आ रहा। NH2 इज एक्जैक्टली सेम। जो अमोनिया में NH2 और एक H था, बस उस H की जगह पर अलग अलग चीजें लग रही है। तो एक बार H की जगह पर CH3 लग गया, एक बार H की जगह पर OH लग गया, एक बार NH2 लग गया, एक बार NH के साथ बेंजीन लग गया, ये बेंजीन वाला पार्ट, और एक बार ऐसा लग गया NH बेंजीन और यहां पर NO2 लग गया। तो ये डायग्राम्स आपको खुद ही याद करने हैं किसी भी हाल में, और याद करने के साथ साथ इनका आपको नाम भी याद करना है। जैसे कि उसका नाम अमोनिया है, इसका नाम अमाइन है, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसका नाम है हाइड्राजीन, इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन, इसका नाम है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। देखिए, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो आपको ये सारे कंपाउंड्स के नाम याद करना है किसी भी हाल में। अब इनका रिएक्शन कैसे करवाते हैं, मैं आपको एक रिएक्शन करवा के दिखाऊंगा, बाकी आप खुद ही कर लोगे। अब सुन लो, चलो मैं आपको करवाता हूं। देखो, एक रिएक्शन मैं खुद करवा रहा हूं, बाकी आप खुद करोगे। देखो, एक रिएक्शन मैं करवा के आपको दिखाऊंगा। सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि भैया मेरे पास एल्डिहाइड है, CH3COH, ये एल्डिहाइड है, और इसका रिएक्शन मुझे करवाना है। मान लो कोई कंपाउंड है ऐसा, NH2 और ये OH। मैंने दूसरा कंपाउंड लिया, देखो NH2OH। मैंने कौन सा वाला लिया? देखो मैंने सेकंड वाला लिया है, ये वाला।
ये लिया मैंने NH2OH वाला, आप कोई सा भी ले सकते हो इनमें से, कोई सा भी, सबका सेम तरीका है रिएक्शन कराने का, सबका सेम तरीका है रिएक्शन करवाने का, सबका सेम तरीका है। तो किसी का भी रिएक्शन करवाना हो तो कैसे करवाओगे? स्टेप नंबर 1, आपको C डबल बॉन्ड O ऐसे रोटेट करना है, रोटेट, इस कंपाउंड को रोटेट करना है जिसका भी रिएक्शन करवाना हो। तो रोटेट करेंगे तो C डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, और CH3 चाहो तो आप यहां रख लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुल मिला के ऑक्सीजन को सामने लाना है, और ये जो भी कंपाउंड है उसको सेम टू सेम ऐसे लिख देना है, जो भी है NH2OH। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां से ये पानी निकाल देना है। अब पानी अगर निकाल दोगे यानी H2O निकाल देना, ये H और ये ऑक्सीजन, तो कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, CH3 C, नीचे H, ये डबल बॉन्ड NOH। देख लो क्या होगा, देख लो ध्यान से। यहां से हमें क्या क्या मिलेगा, एक रिएक्शन को ठीक से समझ जाओ बस। यहां से CH3 मिलेगा, एक को ठीक से समझ जाओ, यहां से CH3 मिलेगा, यहां से CH मिलेगा, फिर डबल बॉन्ड के पास NOH बचेगा, क्योंकि ये तो पूरा निकल गया, ये पूरा निकल गया, यानी कि डबल बॉन्ड के पास सीधा NOH। तो मैंने सेम टू सेम लिखा है, देखो डबल बॉन्ड के बाद NOH। अब इनके नाम भी आपको याद करने, यानी सारे रिएक्शन आपको ऐसे ही करवाना है। कोई भी रिएक्शन करवाना हो तो ऑक्सीजन पकड़ लो और हाइड्रोजन पकड़ लो, 2 हाइड्रोजन, और इनके नाम याद करने। जैसे इसका नाम है इमाइन, ठीक है। अभी मैंने ये, आप देखो इसका, देखो ये क्या है, NH2CH3। तो हमने सेम ऑक्सीजन को इस तरफ किया, 2 हाइड्रोजन इसके निकाल दिए, और जो हमारे पास बनेगा उसका नाम होगा सिप्स बेस या सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, इसका नाम है। तो आपको ये याद ही करना पड़ता है, रिएक्शन का तरीका सेम है। अभी हमने ये वाला रिएक्शन किया था, देखो हमने ये किया था NH2OH, तो हमारा ये N के बगल में 2 हाइड्रोजन, इन ऑक्सीजन को पकड़ लिया हमने, बस ये गायब हो गए। तो C डबल बॉन्ड NOH, इसका नाम है ऑक्साइम। अब देखो ये वाला रिएक्शन, देखो ये हाइड्रोजन वाला रिएक्शन। हाइड्रोजन अगर याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था, हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि आपके पास ऐसा है, देखो NH2 और इधर भी NH2। तो आपने क्या किया, कुछ नहीं, ये रहा ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, तो डबल बॉन्ड बचेगा, डबल बॉन्ड NH2। तो ये हाइड्रोजन है यहां पर, इसका आंसर का नाम है हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने आपको एक सिखाया, मैंने एक के साथ रिएक्शन करना सिखाया, आपको इन सभी के साथ रिएक्शन करवाना है। कहां गया, इन सभी के साथ, और सभी के साथ रिएक्शन करवा के इनके नाम भी याद करने। सर नाम कैसे याद करेंगे? तो नाम मैं आपको बता ही रहा हूं, मैंने आपको नाम तो बताए हैं, और भी नाम बता दे रहा हूं, यहां देखो और भी नाम बता रहा हूं। फिफ्थ देखो, फिफ्थ जैसे अगर हम रिएक्शन करवाते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन, देखो ये बेंजीन वाले का नाम था हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। तो फिनाइल हाइड्रोजीन का जब ये H2 जाएगा, इसका H2 जाएगा इसके ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजोन, ये हाइड्रोजोन बन जाएगा प्यारे बच्चों, हाइड्रोजोन। फिर प्यारे बच्चों अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, और ये था 2,4 DNP, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। आप देखना पीछे इसका नाम लिखा था मैंने प्रॉपर, क्योंकि ये वाला पोजीशन 2 होता है और ये पोजीशन 4 होता है, तो इसका नाम था 2,4 डाइनाइट्रो, जो भी था। तो इसका नाम मैं आपको एक बार दिखा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हमने फिर ये कंपाउंड लिया था, ये देखो हमने कंपाउंड ये लिया था 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। अब इस कंपाउंड का रिएक्शन हम करवा रहे, चलो मैं ये वाला करवा के दिखाता हूं। देखो मैं किसी एल्डिहाइड या कीटोन से कर सकते हो, सपोज करो मैंने इससे करवा दिया, C डबल बॉन्ड O CH3H। तो यहां पर क्या होना है, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन निकाल देना है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखो CH3, समझना CH3 और ये C, इसके नीचे H, फिर ये डबल बॉन्ड, यहां से क्या मिलेगा NH, फिर ये सेम टू सेम बेंजीन, यहां NO2, यहां NO2। तो ये फिनाइल हाइड्रोजीन है, तो इसका नाम पड़ जाएगा हाइड्रोजोन, तो इसका नाम हाइड्रोजोन पड़ जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बोल दे रहा हूं। आप अगर एक रिएक्शन मुझसे सीख गए कि कुछ भी नहीं करना होता, नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है, बाकी इधर का और इधर का जोड़ देना है, तो आपको बस लिख के प्रैक्टिस करनी है और आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो देखो यहां पर हमने क्या किया, जैसे ये था, तो हमने इसका भी रिएक्शन करवाया, तो हमारे को ये मिल गया, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, जोन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। जो जीन होता है वो जोन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे एक और ये देखो सेमी कार्बाइड, ये इंपॉर्टेंट होता है काफी ज्यादा। अब ये ना एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को ठीक से देखो, ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O NH2, बगल में NH, और यहां पर फिर NH2, इसका नाम होता है सेमी कार्बाजाइड। अब ये सेमी कार्बाजाइड का ध्यान रखना, जो C डबल बॉन्ड O है, इसके बगल का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है रेजोनेंस में होता है, रेजोनेंस की वजह से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन इसके दूर का नाइट्रोजन जो है, देखो ये रेजोनेंस की वजह से लेस रिएक्टिव होता है, ये लेस रिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करता, लेस रिएक्टिव ड्यू टू रेजोनेंस, ध्यान रखना कि ये जो C डबल बॉन्ड O के बगल में जो नाइट्रोजन है, ये रेजोनेंस में आ जाता है, तो ये रिएक्ट नहीं करता। लेकिन ये जो दूर वाला नाइट्रोजन है, इसके जो 2 हाइड्रोजन हम कैसे रिएक्ट करवाएंगे, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये दोनों आपस में ऐसे रिएक्ट कर जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O N NH, C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये देखो C डबल बॉन्ड N NH, मतलब बिल्कुल इसके बाद ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हम जोड़ देंगे, तो सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, जोन, जाइड से जोन बन जाएगा। यानी मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, देखो ध्यान से, कि अगर आप लोग एक रिएक्शन करना सीख गए, कौन सा बोल रहा हूं मैं, एक, कोई भी एक करना सीख गए, अरे कहां कर दिया मैंने एक, ये कोई भी एक रिएक्शन करना सीख गए ना, तो आप इन सभी कंपाउंड्स का रिएक्शन करवा के उनके नाम को याद कर सकते हो। सर हम कैसे नाम याद करेंगे, नोट्स में आपको दे दूंगा, या फिर आप तो लिख ही रहे हो ना, कि अगर आप इन सभी कंपाउंड्स को याद कर लेते हो तो इनका रिएक्शन करवाना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि इनके 2 हाइड्रोजन आपको गायब करने होते हैं रिएक्शन में, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। सो दिस इज द टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर समझ में आ गया तो प्लीज मुझे बताओ। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बताओ क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा कि बताओ भाई कि सिप्स बेस कैसे बनेगा, तो आपको ये बना के दिखाना पड़ेगा, सिप्स बेस। फिर क्वेश्चन आएगा इमाइन कैसे बनेगा, तो आपको ये क्वेश्चन करवा के दिखाना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोक्सिल अमाइन कैसे बनेगा, इसको ऑक्साइम कहते हैं, ठीक है ना, ऑक्साइम या फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो ये ऑक्साइम या फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन कैसे बनेगा, तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। और करना कैसे है मैं आपको सिखा चुका हूं, कि जो भी ये कंपाउंड होगा, जैसे OH वाला कंपाउंड है, इसके मतलब ये याद करने वाला टॉपिक है, कुछ भी इसमें हेल्प नहीं कर सकता मैं आपकी। आप बताओ अगर समझ में आया तो ठीक है, वरना फिर तो दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इन सेमी कार्बाजाइड 2 NH2 है, बट एक ही पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि जो दूसरा वाला है वो रेजोनेंस की वजह से पार्टिसिपेट नहीं करता, लेस रिएक्टिव हो जाता है रेजोनेंस की वजह से।
अब देखो पीछे हमने जो भी पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला 2,4 वाला। इधर देखो, ये जो हमने भी पढ़ा ना 2,4 डाई नाइट्रो वाला, ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको। ये 6 हमारा इंपॉर्टेंट है। ये 6 क्या है कि जब भी डबल बॉन्ड O के साथ 2 हाइड्रोजन हम निकालते हैं तो हमें एक ऐसा कंपाउंड दिखाई देगा जिसका ऑरेंज रेड पीपीटी होता है, ऑरेंज रेड पीपीटी। और ये ऑरेंज रेड जो पीपीटी है, समझना, ये जो ऑरेंज रेड पीपीटी है, ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का होता है। ये जो ऑरेंज रेड पीपीटी हमें ये बताता है कि एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन हो गया है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन हो गया है, तब आपको मिलेगा ऑरेंज रेड पीपीटी। इसलिए इसका नाम पड़ गया है डीएनपी टेस्ट। इसका नाम ही टेस्ट पड़ गया है कि आप एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट कर सकते हैं कि जब भी एल्डिहाइड या कीटोन इसके साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने पे हमें रेड कलर दिखेगा, ऑरेंज कलर दिखेगा, जो कंफर्म कर देगा कि रिएक्शन हो चुका है। यानी यार देखो, ये सब कोई बहुत गजब की चीज नहीं है, बहुत सिंपल है कि जो हाइड्रोजन है उससे हाइड्रोजोन बन जाता है, जो सेमी कार्बाजाइड है उससे सेमी कार्बाजोन बन जाता है। तो ये सब चीजें आपको सारी की सारी याद करनी पड़ेगी, या तो खुद से नोट्स बना लो, या एनसीईआरटी में दिया है एनसीईआरटी से पढ़ लो, या इस नोट्स को देख के सीख लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये सारे नोट्स को देख के सीख लो। अमोनिया ने रिएक्शन किया तो इमाइन बना, इसने रिएक्शन किया तो ये बना, इसने रिएक्शन किया तो ये बना, और इन सबका नाम मैं पीछे आपको लिखवा चुका हूं। यानी पहले मैंने आपको रिएजेंट बताया और रिएक्शन करना सिखाया। अब प्यारे बच्चों हम काम की बातें करेंगे आगे। प्यारे बच्चों देखो, वॉफ कृष्णा रिएक्शन, कृष्णा जो मर्जी बोल लो, वॉफ कृष्णा रिएक्शन कैसे याद रख सकते हो? देखो, वॉफ मतलब मान लो भेड़िया है। अब प्यारे बच्चों, कोई अगर भेड़िया है और एक कृष्णा नाम का बच्चा है, ठीक है ना, तो भेड़िया को देख के कृष्णा कहता है ओह, ओ नहीं नहीं, तो ओ का मतलब ओ OH, और नहीं नहीं मतलब NH2, ठीक है। और यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल लिखा हुआ है, आप मिस कर दोगे तभी आपको नंबर मिल जाएगा। तो आपको याद रहेगा कि वॉफ कृष्णा रिएक्शन में होता है ओह नहीं नहीं, तो याद रहेगा आपको कि इसमें क्या डाला जाता है ना। तो अब इसके अंदर बेटा, जैसा कि आपको पता है कि ये रिडक्शन है, रिडक्शन, तो रिडक्शन का क्या आंसर आएगा, आप लॉजिकली सोचो। तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में आपके ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से गायब हो जाएंगे। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे सर अगर ये ऑक्सीजन गायब हो जाएंगे तो क्या होगा? जो 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड पे हाइड्रोजन लग जाता है, हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। तो वॉफ कृष्णा रिडक्शन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गायब होगा और हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये वॉफ कृष्णा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप देखो लिखा है क्लेमेंसन रिडक्शन। अब क्लेमेंसन रिडक्शन कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पर ना इसको पढ़ो कलम। ये कलम क्या होता है बेटा? जैसे कलम का मतलब होता है कलम कर देना, कि पुराने जमाने में बोलते थे तकिया तकिया कलम कलम, पुराने जमाने में ऐसा बोलते थे, मजाक कर रहा हूँ। तो पुराने जमाने में तकिया लिया, लगा के तकिया तुम्हारे कमर के नीचे, इतना मारेंगे तुम्हें। चलो, तो कलम का मतलब क्या होता है कि आपने कलम कर दिया। तो समझो जब कहीं पर सर कलम होगा, वो भी किसका? सन में आई मत लगाओ यार, अलग ही बना दिया इसको, रुको। सन मतलब यहाँ पर आई नहीं आता, ठीक है, बेटे का। तो सर कलम होगा बेटे का, सन मतलब बेटा, ऐसे हल्का हल्का याद दिला रहा हूँ। तो जब सर कलम होगा बेटा का, तो बाप कहेगा हाँ चलो, हाँ चल मतलब HCl, जान हाजिर, ZNHG, जान हाजिर, समझ पाए? तो जो बाप है, जब कलम होगा बेटे का सर, क्लेमेंसन रिएक्शन, सन मतलब बेटा, कलम मतलब कलम होना, तो बाप कहेगा हाँ चल जान हाजिर। तो याद रहेगा आपको कि ये थोड़ा बहुत ट्रिक बना रहे हैं हम। तो देखो यहाँ पर भी रिडक्शन है, तो रिडक्शन में क्या होगा? ये ऑक्सीजन गायब होगा, 2 H लग जाएंगे, 2 H लग जाएंगे, तो ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम कुछ बातें कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो एल्डिहाइड है, ये जो एल्डिहाइड है CH3CHO, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे ना, तो ऑक्सीडेशन करने से बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जो एल्डिहाइड है CHO, देख लो क्या चेंज हो रहा है, CHO बन जा रहा है COOH। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऐड हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो गया। देखो पहले था ये CHO, एक ऑक्सीजन था इसके पास, अब एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया है, COOH हो गया, तो ऐड हो गया ऑक्सीजन एंड रिमूव हो गया हाइड्रोजन। देखो कैसे, यहां का एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। आपको ऐसा फील हो रहा है क्या? फील नहीं हो रहा? तो देखो फील नहीं होना चाहिए, यहां पर हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा है, यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एक्चुअली ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन गायब हो गया, हाइड्रोजन गायब नहीं हो गया, हाइड्रोजन घूम के थोड़ा कोने में चला गया। तो हो गया है देखो COH, यानी कि जो CH3 CHO था, एक्चुअली में अभी CHO ऐसा हो गया, देखो COOH। तो फर्क समझो, हाइड्रोजन पीछे चला गया एक प्रकार से, और एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहां पर आ गया, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी जो हमारा एल्डिहाइड है, ये जो हमारा सिंपल एल्डिहाइड है, इसको ठीक से देखो, ये सिंपल एल्डिहाइड है, वो इजीली ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। ये हमारा एसिड है प्यारे बच्चों, एसिड। अब देखो जो कीटोन है, कीटोन, अब ये कीटोन जो है, अब इस कीटोन को अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब जाके ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। यानी कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, कीटोन के लिए आपको बहुत क्या बोलते हैं, मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत जान लगाना पड़ता है। लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन होता कैसे? देखो जैसे कीटोन है, तो इसका ऑक्सीडेशन इस प्रकार से होगा कि ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये CH3 यहां से गायब हो जाएगा, और CH3 यहां से गायब होगा तो क्या होगा बताओ? 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो 2 कार्बन का एसिड जो बनेगा कैसा दिखेगा? CH3COH। अब बताओ यहां पर क्या होगा? इसको ठीक से देखो, यहां पर क्या होगा? अब यहां पर भी ये कीटोन है और इसका हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ये टूटेगा। किस प्रकार से टूटेगा? देखो यहां से टूटेगा। जब ये टूटेगा तो 2 कार्बन का एसिड आपको मिलेगा। सबसे पहले इधर वाले 2 कार्बन है, तो आपको 2 कार्बन का एसिड मिलेगा, तो ये 2 कार्बन का एसिड। और इधर कितने कार्बन है बताओ? 1 2 3, फिर आपको एक मिलेगा 3 कार्बन का एसिड, तो आपको इधर से मिलेगा 3 कार्बन का एसिड। यानी ऊपर अगर हमने तोड़ा है तो पहले हमें 2 कार्बन का एसिड मिलेगा, और ये बचा हुआ 1 कार्बन, तो हमें यहां पर एक और कार्बन का एसिड मिलता है, ठीक है। तो वो कार्बन का एसिड कुछ ऐसा होगा, पर उसको हमने मेंशन नहीं किया है। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो आपका कीटोन टूट जाएगा। कहां से टूटेगा? देख लो, बॉन्ड कहां से तोड़ रहा हूं मैं, ये देख लो, बॉन्ड तोड़ के अगर इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा, इधर 1 2 3 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का एसिड बनेगा। फटाफट इसे नोट कर लो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने पढ़ा। अब यार बच्चों यहां पर ऑक्सीडेशंस को लेकर और भी हम बातें करते हैं। अब देखिए वीक ऑक्सीडाइजिंग, हमें ये पता है कि एल्डिहाइड जो है आसानी से ऑक्सीडेशन कर लेता है,
तो यहां पर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं एल्डिहाइड के लिए, समझना। एल्डिहाइड के लिए प्यारे बच्चों हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं एल्डिहाइड के लिए। जैसे आप यहां पर देखेंगे तो पहला जो वीक है, वीक वो है टॉलेंस टेस्ट या टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस दिखता कैसा है पहले देख लो। ये दिखता ऐसा है कि 2Ag NH3 ट्वाइस, ठीक है, 2Ag NH3 ट्वाइस, ये प्लस होगा और उसके बगल में 3OH माइनस, यानी ऐसा होता है देखने में, देखो 2Ag NH3 ट्वाइस, ठीक है, ये होता है प्लस एंड 3OH माइनस, ठीक है, सही है। अरे गलत हो गया, NH3 ट्वाइस आएगा ना, NH3 ट्वाइस, तो ये ऐसे लिखा होता है, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट, मतलब यहाँ पर OH माइनस होता है। मैं आपको करेक्ट कर दूं, इसको समझना ध्यान से, ये OH माइनस है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, देखो जो हमारा एल्डिहाइड है वो आसानी से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। एल्डिहाइड रिएक्ट विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्डिहाइड जो है टॉलेंस टेस्ट पास करेगा। टॉलेंस क्या है? टॉलेंस एक वीक रिएजेंट है, वीक, ये वीक रिएजेंट है। तो टॉलेंस का जो टेस्ट है इससे करवाते हैं हम। अब इससे कैसे करवाते हैं, देखो सपोज करो हमारे पास कोई एल्डिहाइड आपको दिख रहा होगा, CH3COH एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में जब ये डालेंगे हम टॉलेंस वाला 2Ag NH3 ट्वाइस प्लस 3OH माइनस, जब टॉलेंस के अंदर हम मतलब एल्डिहाइड के अंदर, जो कि एल्डिहाइड है आसानी से रिएक्ट कर लेता है, एल्डिहाइड के अंदर हम ये डालेंगे ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला नियम, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा। 2 कार्बन का एसिड ऐसा होता है, देख लो CH3COOH, लेकिन ये जो H है ना ये आसानी से गायब हो जाता है यहाँ से, तो आप इसको H को गायब कर देना, एक्चुअली में ये एसिड ही है ऑक्सीडेशन होके, पर ये H गायब हो जाता है, तो आपको मिलेगा CH3CO माइनस, ओके। और साथ ही साथ आपको मिलता है सिल्वर, ये सिल्वर मिलेगा, H2O मिलेगा, NH3 मिलेगा। इसका नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। मतलब क्या है कि जब एक एल्डिहाइड का टॉलेंस टेस्ट करवाओगे तो आपको सिल्वर मिरर दिखेगा, तो नाम रख दिया हमने सिल्वर मिरर टेस्ट। यानी कि एल्डिहाइड का ये टेस्ट है कि एल्डिहाइड जो है सिल्वर मिरर टेस्ट शो करता है। एल्डिहाइड जो है, जब एल्डिहाइड हमारे टॉलेंस से रिएक्शन करेगा तो हमें सिल्वर मिलेगा, तो कभी हमें एल्डिहाइड पहचानना होगा तो हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा जो एल्डिहाइड है, ये हमारा एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड एक फेलिंग टेस्ट भी देता है, फेलिंग भी वीक है, फेलिंग भी वीक है। तो ये फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, जैसे ये एल्डिहाइड है तो इसमें हम डालते हैं कॉपर प्लस 2 5OH माइनस, तो इससे हमें क्या मिलता है, सबसे पहले तो हमें एसिड मिलेगा, 2 कार्बन का एसिड ये रहा CH3COH, पर H गायब हो जाता है, छोड़ दो उसे। फिर आपको मिलेगा Cu2O और H2O, जो Cu2O है इसकी रेड ब्राउन पीपीटी होती है Cu2O की, यानी कि अगर एल्डिहाइड का टॉलेंस टेस्ट कराएंगे तो आपको सिल्वर मिरर मिलेगा, और अगर उसी एल्डिहाइड का अगर हम फेलिंग टेस्ट कराएंगे तो रेड ब्राउन पीपीटी मिलेगा। यानी एल्डिहाइड के टेस्ट करने में बड़ा मजा आएगा हमें। अगर कहीं मुझे एल्डिहाइड का टेस्ट करना होगा तो मैं इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन यहां पर एक खास बात है जो आपको बहुत दिल से ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जैसे ये टॉलेंस है, टॉलेंस और ये है फेलिंग, तो टॉलेंस के अंदर एक खास बात ध्यान रखना है। टॉलेंस के अंदर जो टॉलेंस वाला है, टॉलेंस, इसको याद करने का तरीका रहेगा, टॉलेंस में है डबल एल, डबल एल। तो याद रखना इसके अंदर कि ऐसे वाले एल्डिहाइड, ऐसे नॉर्मल एल्डिहाइड, और ऐसे वाले एल्डिहाइड, ऐसे वाले एल्डिहाइड, बेंजीन वाले एल्डिहाइड, थोड़ा मैं इसको ठीक से बनाऊं, बेंजीन वाले एल्डिहाइड ऐसे होंगे, C डबल बॉन्ड OH। तो ये वाले एल्डिहाइड और ये, इसको बोलते हैं एलिफेटिक, इसको बोलते हैं एरोमेटिक। तो एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों इस टेस्ट को देते हैं, टॉलेंस वाले को। तो बोथ एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट। कौन सा वाला? टॉलेंस, टॉलेंस। लेकिन फेलिंग में याद रखना, देखो डबल एल से याद रखो, डबल एल, डबल एल जिसके अंदर आएगा उसमें दोनों बंदे देंगे फेलिंग टॉलेंस टेस्ट। लेकिन फेलिंग में देखोगे तो फेलिंग में एक ही एल है, एक ही एल, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला होगा? एलिफेटिक, ऐसे वाले कंपाउंड, ऐसे वाले कंपाउंड फेलिंग टेस्ट देंगे। पर बेंजीन वाले जो कंपाउंड होते हैं, बेंजीन वाले कंपाउंड फेलिंग टेस्ट नहीं देते, बेंजीन वाले कंपाउंड फेलिंग टेस्ट नहीं देते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां लिख भी दिया मैंने कि एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट गिव दिस टेस्ट। यानी फ्यूचर में ऐसा कभी आ जाए कि जी मेरे पास तो एक कंपाउंड है जी एल्डिहाइड, और जी इसके अंदर हमने लगा दिया कॉपर प्लस 2 5OH माइनस, तो क्या होगा? अरे क्या होगा, यहाँ Cu2O का मुझे मिलेगा रेड ब्राउन पीपीटी, क्योंकि ये फेलिंग टेस्ट है। लेकिन अगर हम इसके अंदर करवाएंगे, हम कहेंगे जी हमारे पास ये एल्डिहाइड है और इसमें डाल रहे हैं हम Cu2, इसमें डाल रहे हैं हम कॉपर प्लस 2 5OH माइनस जी, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा जी, क्योंकि ये एरोमेटिक है और ये फेलिंग है। तो फेलिंग एरोमेटिक के साथ काम नहीं करता है। अब प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। ये आइडोफॉर्म टेस्ट कब किया जाता है? जब कहीं पर आपको CH3 दिखाई दे जस्ट बगल में, जैसे C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O के बगल में जब CH3 होता है ना, CH3, तो वहां पर हम आइडोफॉर्म टेस्ट लगा सकते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या जाता है? I2NaOH, I2 प्लस NaOH डाला जाता है, ठीक है, या इससे मिलता जुलता कुछ डाला जाएगा। बोलो क्या डाला जाएगा इसके अलावा? NaOI, इसकी जगह पर ये भी डाला जा सकता है NaOI, ठीक है, या तो I2NaOH डाला जाएगा या तो NaOI डाला जाएगा। तो क्या होगा, देखो हमें ऐसा मिलता है, देखो ये जो CH3 है ना, ये CHI3 बन जाता है, आइडोफॉर्म बन जाता है, जो येलो कलर का होता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे और उसके अंदर I2NaOH डाला हो तो आपको आइडोफॉर्म मिलेगा, येलो कलर का मिलेगा। यानी सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, मान लो फ्यूचर में मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, फ्यूचर में मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो मैंने ये बनाया हुआ है, और मुझे किसी ने बोला जी हमने इसके अंदर डाल दिया है I2 प्लस NaOH, तो हमें क्या मिलेगा? तो हम बोलेंगे हमें मिलेगा CHI3 का येलो पीपीटी, CHI3 का येलो पीपीटी मिलेगा हमें, हम उसे क्लियरली कहेंगे कि CHI3 का आपको येलो पीपीटी मिलेगा। अच्छा अब प्यारे बच्चों देखो, ये सब चीजें तो हम समझ गए कि आइडोफॉर्म टेस्ट ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनके जस्ट बगल में क्या हो, CH3। इवन कई बार अल्कोहल भी ये टेस्ट शो करते हैं। कौन से अल्कोहल बताओ? ऐसे अल्कोहल जिनके पास CH3 का जुगाड़ होता है, वो अल्कोहल भी इस टेस्ट को देते हैं, पर वो एक्स्ट्रा नॉलेज है। मेन हमें ये समझना था जो हम समझ गए। अब प्यारे बच्चों हमने आइडोफॉर्म टेस्ट भी पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है रिएक्टिविटी ड्यू टू हाइड्रोजन। पर ये कौन से हाइड्रोजन है? तो ये होते हैं बेटा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा, रिएक्टिविटी ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो अभी हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों, नाम इसका एल्डोल रिएक्शन। अब मैं एल्डोल रिएक्शन का ट्रिक बताऊंगा तभी आप समझोगे। देखिए अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है समझिएगा। मान लो ये कोई कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड के बगल में ये CH3 है और ये H। तो देखो ये जो कंपाउंड है
ये जो C डबल बॉन्ड O है उसके जस्ट बगल में जो कार्बन होता है, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस हाइड्रोजन को बोलते हैं बेटा अल्फा हाइड्रोजन। ये बात अपने दिल और दिमाग में डालो कि ये अल्फा हाइड्रोजन है, और इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से एक रिएक्शन होता है जिसको हम एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में अल्फा ये वाला है, तो उसके बगल में है 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। अब ये एल्डोल रिएक्शन की खास बात ध्यान रखना कि मस्ट बी 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम 2 होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में 3 है तो काम हमारा हो जाएगा, इस क्वेश्चन में 3 है तो काम हो जाएगा। और दूसरा डाइल्यूटेड बेस होना चाहिए। अब जैसे यहां पर ये है, देखो यहां पर ये रिएक्शन देख के आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं जब करवाऊंगा तब समझ जाओगे। जैसे देखो, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन आया कि भैया हमारे पास ये कोई कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कोई कंपाउंड है, और ऐसा लिखा गया कि यहां पर है डाइल्यूटेड बेस, जैसे कि NaOH या KOH या BaOH होल ट्वाइस, डाइल्यूटेड BaOH होल ट्वाइस, कुछ भी लिखा सकता है, NaOH OH ट्वाइस। और दूसरा यहां पर आपको हीट लिखा होगा, ठीक है, हीट लिखा होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कैसे इसका आंसर लेके आओगे? तो इसका मैं आपको एक बड़ा गजब ट्रिक बताता हूं। देखो इस डाइल्यूटेड से समझ जाना, देखो इस डाइल्यूटेड से समझ जाना कि ये है एल्डोल, डाइल्यूटेड समझ जाना एल्डोल, क्योंकि मैंने लिखा है कि एल्डोल के लिए डाइल्यूटेड बेस होना चाहिए। जब आप एल्डोल समझ जाओगे तो एल्डोल में सबसे पहले आपको देखना है अल्फा हाइड्रोजन। हाँ जी, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो भी 3 है, तो मजा ही आ जाएगा। रिएक्शन कैसे करवाना है, देखो रिएक्शन का ट्रिक बहुत सिंपल है। इस कंपाउंड को 2 बार लिखना है रिपीट करके, CH3 C डबल बॉन्ड H, और जस्ट आगे ऐसे लिखना है इसको CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो 2 बार लिखना है इसको रिपीट करके सेम कंपाउंड। जैसे यहाँ पर लिखा ना 2, ये 2 लिखा है, इस 2 का मतलब ये है कि इस कंपाउंड को हमें 2 बार लिखना है, तो हम इसको 2 बार रिपीट करके लिखेंगे। जब 2 बार रिपीट करके लिख लेंगे तो यहाँ हल्का सा चेंजेस लाएंगे। चेंज क्या लाएंगे, जो CH3 था उसको लिख देंगे CH2 और एक H इसको ऐसे लगा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर CH3 लिखना है, तो 2 H और 1 H अलग। अब प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन, इन दोनों का ऐसे कॉन्टेक्ट करवा देना है। अब इन दोनों का अगर आप कॉन्टेक्ट करवा दोगे तो क्या होगा, जब इन दोनों का कॉन्टेक्ट करवा दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा। तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, देखो बचेगा एक तो CH3, यहाँ से CH3 बचेगा, फिर बचेगा C डबल बॉन्ड और नीचे H, C डबल बॉन्ड नीचे H। अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड सीधा इस कार्बन से जुड़ेगा जिसके ऊपर H है, C और ऊपर H, क्योंकि ये 2 H तो गायब हो गए, ये ऑक्सीजन गायब हो गया। फिर आगे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, तो आगे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, तो यही इसका आंसर है। तो कैसे करना है सीख लो, कंपाउंड को 2 बार लिखो और H2O निकाल के जो भी बच गया, देखो यहाँ से बच गया C डबल बॉन्ड H, फिर CH COH, C डबल बॉन्ड, देखो देखो फील तो करो, एक कार्बन 2 कार्बन, तो ये रहा देखो, एक कार्बन 2 कार्बन, उसके बाद एक कार्बन 2 कार्बन, तो ये रहा एक कार्बन 2 कार्बन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है एल्डोल का, और ये एग्जाम में पक्का आएगा, लिख के ले लो। एल्डोल वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फाइनल एग्जाम में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा एल्डोल कंडेंसेशन। इसका पूरा नाम होता है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन। मैं लिख देता हूं कि इसका पूरा नाम क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है, 2 बार में समझो एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसमें बहुत टाइम लगाओ, तो फटाफट समझते चलो, आगे बढ़ते चलो। सुनो, जैसे हम लोगों ने एल्डोल पढ़ा, कई बार एक क्रॉस एल्डोल का क्या होता है बता रहा हूं। देखो जैसे हमने 2 अलग अलग कंपाउंड ले लिया, सपोज करो मैंने कहा CH3 C डबल बॉन्ड H, और दूसरा कंपाउंड हमने ये ले लिया, मान लो कि ये बेंजीन है और ये है C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इनका आपस में हम क्रॉस कैसे करवाते हैं, देखो इसका इससे करवाएंगे, जैसे ऐसे लिखा हो मान लो डाइल्यूटेड NaOH और हीट लिखा हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब क्योंकि अब तो ऑप्शन ही नहीं है, इसको ऐसे लिख दोगे, और इस वाले को कैसे लिखोगे, थोड़ा पलट के कैसे, कि ये बेंजीन ऐसे, ये बेंजीन, और आपको पता है पानी निकालना है, तो इसका जो CH3 है इसको टारगेट करोगे, ऐसे लिख दोगे, इसका CH2 और एक H इसी पे लगा दोगे, क्योंकि CH3 को आपको ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा गड़बड़ हो गया, पहले बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, यहाँ पर CH3 है, तो इस CH3 को ऐसे लिख दोगे आप। देखो ये टारगेट समझो ना, कि हमारा जो C डबल बॉन्ड O है उसको तो हम सेम टू सेम लिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O, बस ये CH3 को थोड़ा घुमा के ऐसे लिख दिया CH2H, ताकि हम यहाँ से ऑक्सीजन से पानी निकाल सके। तो बस इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आप इजीली लिख सकते हो, क्या बनेगा, यहाँ से मिलेगा आपको CH3CH, तो CH3CH, तो यहाँ से CH3CH, फिर यहाँ से मिलेगा आपको डबल बॉन्ड, तो यहाँ से आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, फिर डबल बॉन्ड के बाद आपको मिलेगा कार्बन, ये कार्बन जिसके ऊपर H है, फिर एक कार्बन जिसके ऊपर डबल बॉन्ड O है, फिर नीचे बेंजीन। तो ऐसे आप क्रॉस कर सकते हो। क्रॉस मतलब आपने क्या किया, आपने इसका इससे करवा दिया, इस बार आपने सेम से सेम का नहीं करवा के आपने इससे इसका करवा दिया। पहले क्या होता था, पहले जब हम पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, देखते हैं कहाँ गया पहले वाला तो मिल नहीं रहा। हाँ, पहले ये रहा था कि हम इसी कंपाउंड को 2 बार लिख रहे थे, सेम कंपाउंड को 2 बार लिख रहे थे, इसको बोलते हैं सेल्फ, खुद से ही कर लेना, सेल्फ एल्डोल। उसमें क्या हुआ है, उसमें अलग अलग कंपाउंड का हमने करवाया, इस कंपाउंड का इससे करवाया। मान लो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम पहले इस वाले को यहाँ लिखे, इस वाले को देखो यार, बेंजीन वाले को हम बेंजीन वाले को ऐसे लिख दे कि ये C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब इस वाले कंपाउंड को हम ऐसे लिख दे, इसका ऑक्सीजन यूज कर ले, और इस वाले कंपाउंड को हम इधर लिख दे ऐसे C डबल बॉन्ड O, ये H, और इसका ये ना C डबल बॉन्ड OH, और ये जो CH3 है, CH3 को ऐसे लिख दे CH2 और इसका H, तो इस बार क्या होगा, ये वाला H2O में चला जाएगा। तो क्रॉस का मतलब ये होता है कि आप इसका इससे भी करवा सकते हो, इसका इससे भी करवा सकते हो, यानी दोनों को अलग अलग हिसाब से लिख के, दैट इज क्रॉस एल्डोल। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, इसके ऊपर आता नहीं है, कभी आ जाए तो कर लेना, अदरवाइज मैंने आपको सेल्फ तो सिखा दिया, सेल्फ में 2 बार लिख के बस कर देना होता है। सो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास इस चैप्टर में है कैनी-ज़ारो रिएक्शन। अब कैनी-ज़ारो रिएक्शन की सबसे खास बात ध्यान रखना, इसका C पकड़ लोगे तो आपको मिलेगा कंसंट्रेटेड बेस, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन।
अब अल्फा हाइड्रोजन कब नहीं होगा? जब कंपाउंड ऐसा होगा H C डबल बॉन्ड H, या फिर कंपाउंड ऐसा होगा C डबल बॉन्ड OH। तो देखो इन दोनों कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, आसपास हाइड्रोजन है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों ऐसे कंपाउंड्स में क्या होता है, देखिए ये 2 मोल्स हम लेते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, आप ये 2 नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है, आप ये 2 नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, वो हमें पता ही है मन के अंदर कि ये 2 है, कभी लिखा हो ना लिखा हो डरना मत। तो अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कंपाउंड है जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा मतलब बगल के कार्बन का हाइड्रोजन नहीं है। अब अल्फा का मतलब ये होता है जैसे ये कार्बन है तो इसके बगल में जो कार्बन है ये होता है अल्फा, तो यहां पर तो बगल में कार्बन ही नहीं है। तो अगर इसको हम कंसंट्रेटेड बेस जैसे कंसंट्रेटेड KOH के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर यहां पर एक कार्बन है तो आपको एक कार्बन का एसिड बनाना है, एसिड। एक क्वेश्चन मैं करा के दिखाता हूं, सपोज करो मेरे पास ये क्वेश्चन है और मैंने इसमें डाल दिया कंसंट्रेटेड बेस, बेस मतलब KOH, मैं डाल दिया कंसंट्रेटेड बेस और मैंने इसको कर दिया हीट। तो आपको एक कार्बन का पहले एसिड बनाना है, एसिड, तो ये एक कार्बन का एसिड है, और फिर एक कार्बन का अल्कोहल बनाना है, एक कार्बन का अल्कोहल, क्योंकि हमारे पास है एक कार्बन, तो एक कार्बन का एसिड ऐसा बनेगा, अल्कोहल ऐसा बनेगा। लेकिन ध्यान रखना एसिड का H हमेशा गायब होता है, मैंने आपको हमेशा बताया, तो ये गायब होगा H, और सोडियम जो है पोटेशियम रिएक्टिव होता है, तो पोटेशियम यहाँ आके लग जाता है, तो एक्चुअली में ये एसिड है। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन का अल्कोहल ये रहा CH2OH, और एक कार्बन का एसिड ये रहा COOH, लेकिन H हट गया, सोडियम लग गया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर NaOH इस्तेमाल किया है, वहां पोटेशियम था इसलिए पोटेशियम लग गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन, और कैनिजारो रिएक्शन में एक का ही एसिड बनता है और एक का ही अल्कोहल बनता है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। सो प्यारे बच्चों हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान कर लो, ये तो वैसे मैंने बता रखा है इंट्रोडक्शन में, सब कुछ बता रखा है। देखो OH होता है, OH जब OH होता है तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहलाते हैं, ये जितने भी लिखे हुए है ना। कुछ फेमस नाम देख लो, फेमस नाम में जैसे ये है एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, ये वाला है फॉर्मिक एसिड, है ना, तो ये एसिटिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है, ये है बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड। फिर ये आपका थैलिक एसिड, इसका नाम है थैलिक एसिड, और ये है आपका टर्पिथैलिक एसिड, ठीक है, टर, लेकिन टर इसका क्या होता है, टर क्या होता है, साइलेंट, हाँ हाँ पिथैलिक बोलते हैं, टर इसका साइलेंट होता है, पिथैलिक एसिड। और ये है सिर्फ, अरे दोनों का नाम सेम कैसे हो गया, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। यहां पर खास बात क्या है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये साइलेंट होता है, लिखने में आएगा ये, ठीक है, इसे लिख लो फटाफट तीनों, बेंजोइक एसिड, थैलिक एसिड और टर्पिथैलिक एसिड। आप लोग टर ही बोलो, आपसे कोई वाइवा में नहीं पूछने वाला है, वरना टर लिखना भूल जाओगे तुम। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। जो बच्चे पहली बार पढ़ेंगे उनको मेहनत करने की ज्यादा नीड है, अगर एक बार में समझ आए तो वीडियो दोबारा देख लेना, पर आ जाएगा सब समझ में। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बड़ा आसान है। देखिए आप कुछ मत करो, फ्रॉम अल्कोहल, मैंने कितनी बार बताया है कि अगर आप अल्कोहल उठाते हो, सुन लो, अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, ये अल्कोहल है CH3CH2OH, अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है KMNO4 के साथ। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बता दूं, ये KMNO4 लिखा हुआ है, इसको ठीक से देखिए, दिस KMNO4, देखो हमारे पास ये अल्कोहल है CH3CH2OH, इसका हमें करना है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का सिंबल होता है, ऑक्सीडेशन करने के लिए आप KMNO4 का इस्तेमाल क्या करते हैं, ध्यान रखना। अभी जो KMNO4 से ऑक्सीडेशन करते हैं तो थोड़ी देर के लिए पहले ये एल्डिहाइड बन जाता है, एल्डिहाइड CHO मतलब एल्डिहाइड, लेकिन उसके जस्ट झटके बाद इसका दोबारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये लास्टली बन जाता है आपका 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि कंक्लूजन क्या निकला, अगर 2 कार्बन का अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन स्टेप वाइज, पहले अल्कोहल क्या बनेगा, एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सारा खेल याद करने का है और कोई बात नहीं है। अब देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्कोहल से आप एल्डिहाइड जा सकते हो, और फर्दर मतलब उसके बाद आप कार्बोक्सिलिक एसिड तक जा सकते हो। फिर प्यारे बच्चों अगला देखिए, अगला हमारे पास क्या तरीका है, देखिए अगर आप RCN का साइनाइड में अगर पानी डाल दोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, CN के अंदर अगर पानी डालते हैं ना, एसिडिक या बेसिक मीडियम में, जैसा आपका मन करे, H+ हो या बेसिक मीडियम भी हो सकता है, तो अगर आप RCN के अंदर पानी डालोगे, पानी डालना मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मीडियम एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी आप क्या कह रहे हो कि अगर मेरे पास CH3CN लिखा हुआ है और मैंने कह दिया भैया हम डाल रहे हैं हाइड्रोलिसिस, H+ के साथ ज्यादा किया जाता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिख दे कोई, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, भैया हम पूरी तरह इसको पानी में भिगो देंगे, CN को पानी में भिगो दोगे तो बन जाएगा CH3COH, तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बड़ा आसान होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना। इसका मैकेनिज्म ये रहा, पर इस मैकेनिज्म के चक्कर में मत पड़ना, आई वुड नॉट रिकमेंड, पर एक बार देख लो मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए ये जो CN वाला है, CN वाला, तो इसका मैकेनिज्म ये रहा, देखो पहले R और ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, मैकेनिज्म बता रहा हूं। जब इसमें पानी डालते हैं तो पानी के अंदर एक होता है H+, एक होता है OH- वाला पार्ट, सबको पता है ना ये बात। अब देखो यहां पर क्या होता है कि ये जो OH वाला पार्ट है, मान लो यहां आ गया, क्योंकि कार्बन प्लस होता है, और H वाला पार्ट यहां आ गया, तो क्या बनेगा, ये मैकेनिज्म में बता रहा हूं पर बताना नहीं चाहिए था मुझे, तो क्या बनेगा ये सोचो, ये बनेगा RCOH डबल बॉन्ड NH। समझ पा रहे क्या हो रहा है कि देखो हम इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं, किसका, इसका, कि अगर CN के अंदर पानी डालेंगे तो एसिड कैसे बनता है, CN के अंदर पानी डालेंगे तो एसिड कैसे बनता है, उसका मैकेनिज्म देख रहे हैं कि CN के अंदर पानी डालोगे तो एसिड कैसे बनता है, मैकेनिज्म देखो। तो सबसे पहले जो H यहां चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, OH इसके पास चला जाएगा, तो यहां से हम क्या करते हैं, देखो इस बॉन्ड को उठा के ऊपर भेजते और H को यहां भेजते, ठीक है, यहां पर रीअरेंजमेंट होता है। तो क्या होगा, देखो ये जो बॉन्ड ऊपर जाएगा तो और H नीचे आएगा, तो बॉन्ड ऊपर जाएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि इस बात को समझना ध्यान से, देखो ये बॉन्ड जो है ये वाला उठ के ऊपर चला गया तो डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन नीचे आ गया तो बन जाएगा NH2, और जब ये NH2 बन जाएगा, अब इसमें हम डालेंगे पानी H2O, तो H2 डालने से क्या होगा, देखो ये OH और H, तो ये NH3 बन के निकल जाएगा, तो NH3 बन के निकल जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, बताओ, R बचा, C डबल बॉन्ड O बचा, और क्या बचा, OH, तो हमें मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैकेनिज्म के चक्कर में पढ़ना है नहीं पढ़ना है, पर हल्का फुल्का पता होना चाहिए। तो मेन आप इतना याद रखो जितना मैंने आपको बताया, उसके पीछे का मैकेनिज्म ये रहा।
कि जब पानी डालते हैं तो H+ यहाँ जाता है, OH यहाँ जाता है, फिर ये हाइड्रोजन नीचे आ जाता है, तो ये बन जाता है NH2, और ये बॉन्ड जो है बॉन्ड ऊपर चला जाता है, तो डबल बॉन्ड O बन जाता है। फिर जब हम पानी डालते हैं, पानी मतलब H2O डालते हैं, H2O डालते हैं तो क्या होता है HOH, H जो है NH2 के साथ जाएगा और OH यहाँ लग जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। पर हम मैकेनिज्म के चक्कर में ना पड़ के सिंपल बात ध्यान रखो। अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हमारे पास मीथेन है तो मीथेन से हम मिथेनोइक एसिड पर कैसे जा सकते हैं बताओ। तो बड़ा आसान तरीका होता है, पहले तो आप इसके अंदर क्लोरीन ले आओ, Cl2H डाल के क्लोरीन से क्या होगा, यहाँ पर Cl लग जाएगा, फिर Cl से आप Cn ले आओ, अगर आप इसमें अल्कोहलिक KCN डालोगे तो ये Cn लग जाएगा, और एक बार Cn आ गया तो बड़ा आसान यहाँ तक जाना। बोलो क्यों, आप लिख दोगे H2O H+, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो हमें पता है कि अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो Cn डायरेक्टली क्या कन्वर्ट हो जाता है, Cn सीधा बन जाता है COH, यहाँ पर देखो Cn डायरेक्टली बन जाता है COH। तो ऐसे क्वेश्चन में ये काम आता है, मैकेनिज्म के चक्कर में मत पढ़ो, सिंपल याद रखो कि हो क्या रहा है। समझ में आ गया बात। तो हम पढ़ रहे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो प्यारे बच्चों, हमारे पास लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 2-4 ही चैप्टर, फिर हमारा बाय हो जाएगा, बाय कर देंगे इसको। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, पढ़िए एक बार। टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों प्रिपरेशन फ्रॉम CO2 एंड ग्रिग्नाट रिएजेंट। तो CO2 और ग्रिग्नाट रिएजेंट से हमें पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम ग्रिग्नाट रिएजेंट से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ग्रिग्नाट रिएजेंट और CO2 दोनों समझाने का प्रयास करता हूं। देखो जैसे मान लो हमारे पास CO2 है, CO2 को समझो, तो बेसिकली CO2 ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्ड O फिर डबल बॉन्ड O, इसको CO2 बोलते हैं। CO2 में एक कार्बन पॉजिटिव होगा और एक ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, और इसमें डालेंगे हम ग्रिग्नाट रिएजेंट जैसे CH3 MgBr। तो CH3 MgBr डालेंगे तो मान लो CH3 माइनस है, MgBr प्लस है, तो जो माइनस वाला पार्ट है वो कार्बन पे जाके लग जाता है और प्लस वाला पार्ट लग जाता है ऑक्सीजन पे जाके। तो इससे क्या खेल होगा ये आपको समझना है। इससे ये खेल होगा, थोड़ा फील करना है इसको, थोड़ा सा फील करना है बस। इससे ये खेल होगा प्यारे बच्चों कि हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि C के नीचे तो CH3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, C के नीचे तो CH3 है, और ऑक्सीजन के पास क्या है बताओ, ऑक्सीजन के पास है MgBr, और बगल में एक ऑक्सीजन है बिना टच, बिल्कुल सेम टू सेम। अब प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या किया जाता है, मतलब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ऐसा कोई कंडीशन आएगा, फिर इसमें डाला जाता है H2O H+, एसिडिक वाटर। तो एसिडिक वाटर डालने से क्या होता है, ये बड़ी खास बात है। एसिडिक वाटर डालने से क्या होता है, मान लो आपने डाला H2O H+, तो HOH, तो ये MgBr OH के साथ गायब हो जाएगा और ये H यहाँ लग जाएगा, तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3, और ऊपर क्या लग गया OH, जो कि एक एसिड है, CH3COOH, जो कि क्या है एक एसिड। तो ये अगर आप छोटी सी बात याद रखते हो तो कोई भी क्वेश्चन इसका आएगा, आप इजीली कर सकते हो। बाकी ऊपर लिखा हुआ है, पूरा टेक्निक लिखा हुआ है, आप इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हो कि आपको ग्रिग्नाट रिएजेंट ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डालना होता है, ठीक है। तो CO2 है, ग्रिग्नाट रिएजेंट है, फिर ऐसा कोई कंपाउंड बन जाएगा। देखो इस बार क्या किया गया है, इस कार्बन को पॉजिटिव, ऑक्सीजन को नेगेटिव, और बहुत शानदार तरीके से बताया गया है, बहुत शानदार तरीके से। मेरा तरीका ये रहा, देसी तरीका, बाकी ऊपर तमीज से लिखा हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ध्यान रखना। फिर पहले बच्चों एक टॉपिक होता है कि आप एसिड क्लोराइड, अगर आपके पास एसिड क्लोराइड है जैसे CH3 C डबल बॉन्ड Cl है, अगर उसमें आप सिंपल पानी डाल दोगे, पानी, तब भी आपका काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है बताओ, पानी के अंदर होता है H एंड OH, ये जो HCl बन के निकल जाएगा, ठीक है, और OH लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो आप सिंपल पानी डाल के भी काम करवा सकते हैं, पानी डाला हुआ है H2O, तो H2O का एक H चला जाएगा Cl के साथ, है ना, ये जो H है Cl के साथ चला जाएगा, OH लग जाएगा। तो आप एसिड से भी, मतलब एसिड के क्लोराइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। तो हमारा मेन टारगेट था कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बार-बार बना सकते हैं। अब प्यारे बच्चों हमारे पास जो एक टॉपिक है ये, अब ये बड़ा इजी टॉपिक है, इसको समझना। ये क्या है, इसको देखो, ये है एसिड एनहाइड्राइड, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक्चुअली मैं इसको मैंने इधर सिखाता हूं, देखो इसको देखना, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, इसको ऐसे लिखा जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O C डबल बॉन्ड O CH3। अब कह रहे हैं कि भैया इसमें पानी डालेंगे, पानी, तो देखो जब इसमें आप पानी डालोगे तो पानी डालने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली इसको OH और H दे रहे हो। तो ये देखो ये वाला हिस्सा ना O के साथ निकल जाएगा, H वाला, तो क्या बनेगा बताओ, CH3COOH, और ऊपर भी क्या बनेगा CH3COOH, तो दो बार आपको मिलेगा CH3COOH। तो आप बगल में ऐसा बना भी देना ट्रिक, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब प्यारे बच्चों अगला जो हमारे पास रिएक्शन होता है वो ये होता है बाई एस्टर हाइड्रोलिसिस। अभी बाई एस्टर हाइड्रोलिसिस क्या है ये समझते हैं। देखिए अब वही वाला खेल है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। मान लो हमारे पास कोई एस्टर है CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, अब ये एस्टर है और एस्टर में हम डाल रहे हैं पानी, तो पानी डालने का मतलब है H एंड OH। अब H एंड OH डाल रहे हैं पानी के अंदर, तो क्या होगा, तो होगा कुछ भी नहीं, ये जो H है ये अल्कोहल बनकर निकल जाएगा। क्या बनकर निकल जाएगा, अल्कोहल, और जो बाकी बचा हुआ है क्या बन जाएगा हमारा, एसिड। तो आपको एक एसिड मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, अल्कोहल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे हमारे पास एस्टर है, ये देखो एस्टर CH3CO OCH2 CH3, हमने डाला पानी, पानी का मतलब क्या है OH एंड H, तो H का अल्कोहल में जाएगा, ध्यान रखना। H से आपको अल्कोहल बनाना है और OH से क्या बनाना है, एसिड। तो आपको 2 कार्बन का अल्कोहल मिल गया ये रहा, और बचा हुआ जो है, बचा हुआ कितने कार्बन है, 3, 1 2 3 3 कार्बन का एसिड। तो H से क्या बनेगा, अल्कोहल, ये बात ध्यान रखना, H से अल्कोहल बनेगा, OH से बनेगा एसिड। तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब लास्ट में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, अब ये आसान टॉपिक्स है, फिर आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, नोट करो। अब प्यारे बच्चों कौन कौन सी बात है जो हमें पहले से बहुत ध्यान से समझनी है। देखिए अभी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसे बनाया जा सकता है, आसान तरीका होता है। अगर कभी भी बेंजीन के ऊपर कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ध्यान रखना यहां पर हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। तो बेंजीन के साथ कार्बन हो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, तो अगर आप KMnO4 डालोगे, OH माइनस H2SO4 या हीट, सिर्फ इतना दिख जाए ना आपको KMnO4 और हीट दिख जाए, तब भी आपका काम हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सर एक क्वेश्चन समझाओ, देखो क्वेश्चन ये है कि मान लो मैं कहता हूं बेंजीन है और बेंजीन के बगल में कार्बन और हाइड्रोजन है, और उसके बगल में 1 2 3 1 2 3 बहुत कुछ है, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3, ऐसा बहुत कुछ है, और सिर्फ मुझे ये दिख जाए KMnO4 OH माइनस हीट दिख जाए, इसका आंसर हमेशा ही बेंजोइक एसिड होता है, हमेशा ही, चाहे कितने भी कार्बन लगे हो। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि इस वाले कार्बन के पास कम से कम हाइड्रोजन होना चाहिए एक। अगर मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कार्बन है और कार्बन कार्बन,
अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इस बंदे के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर आप KMnO4 ये सब डालोगे तो कोई फायदा नहीं है। KMnO4 OH माइनस हीट डालोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। यानी शर्त क्या है? शर्त कि बेंजीन के ऊपर अगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, चाहे कितने भी कार्बन हो, आपका आंसर हमेशा बेंजोइक एसिड होता है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है कि देखो जी ये CH3 है और ये CH3 है, आपने KMnO4 हीट डाल दिया, OH माइनस और हीट डाल दिया, तो क्या हुआ है बताओ? CH3 COH, CH3 इसका नाम क्या था? नाम इसका याद करो, टर्पेथैलिक एसिड। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताओ, ये सारे उड़ जाएंगे, सारे उड़ के क्या आंसर आएगा बताओ? तो ये भी टॉपिक हमारा खत्म हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको, इसका आंसर क्या आएगा? पता ही है कि इसके पास H है, H है ना, बेंजोइक एसिड आएगा इसका आंसर। क्या बात है, बच्चे तो चालाक है यार सारे। इसका आंसर क्या आएगा? रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि इसके पास H नहीं है। तो अब देखिए अब एक टॉपिक पढ़ेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर ये टॉपिक बड़ा गजब का है। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। कई लोग बोलेंगे हमें माइनस आई का मतलब नहीं पता। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। देखिए माइनस आई क्या होता है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, यहाँ पर एक्चुअली में फ्लोरीन लगा हुआ है, इसने दिखाया नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये सिंपल है, और एक ऐसा है CH2 फ्लोरीन C डबल बॉन्ड OOH। अब इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए यहाँ पर ना ये फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सुन लीजिए, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, विड्रॉ मतलब निकालना, इस बात को समझिएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का मतलब होता है निकालना, निकालना, निकालना। अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसको बोलते हैं माइनस आई वाला ग्रुप है वो। और माइनस आई वाले कौन होते हैं? देख लो NO2 CN, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी कि जो माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकालता है। देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन माइनस आई ग्रुप का है। माइनस आई ग्रुप का क्या मतलब है? माइनस आई का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो जब फ्लोरीन निकालेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि माइनस आई शो कर रहा है, माइनस आई, ये माइनस आई है, तो माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। AS का मतलब है यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ, AS का मतलब यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ है प्यारे बच्चों, इस बात को समझिएगा। तो आपसे मैं ये बोलूं कि ये एसिडिक की ये एसिडिक, तो ये एसिडिक नीचे वाला जिसके अंदर माइनस आई है, तो फ्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक है। देखो मुंह इस तरफ खुला हुआ है, तो फ्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक होगा। यानी कि माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, इससे विच इज मोर एसिडिक। तो हम बोलेंगे देखो ज्यादा पावरफुल कौन है? ज्यादा पावरफुल फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, नंबर 1 पर एसिडिक ये होगा, नंबर 2 पे एसिडिक कौन होगा? ये, और नंबर 3 पे ये। क्योंकि देखो नंबर 1 पे फ्लोरीन है, फिर नंबर 2 पे क्लोरीन और नंबर 3 पे ब्रोमीन, तो सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर सबसे ये कम एसिडिक। बात समझ पाए? वैसे यहां पर भी क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन है अरेंज इन एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। देखिए तो बेटा यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर क्या फर्क है समझिएगा। देखिए ये जो बेंजीन वाले होते हैं ना, ये जो बेंजीन होता है और ये भी बेंजीन है और ये सिंपल वाले कंपाउंड है, तो यहां पर आप एक कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी डिटेल में कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मैं आपको छोटी बात बता रहा हूं समझना कि थोड़ा सा मैं कंपाउंड को एक बार पहले बनाऊंगा तब आप ज्यादा समझ पाएंगे डिटेल में। जैसे ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O और ये OH, और ये कंपाउंड क्या है? देखिए CH2 C डबल बॉन्ड OOH। पहले इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों में कौन जीतेगा। देखिए अब यहां पर एक खास बात ध्यान रखना आप लोगों को कि एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बेंजीन का, ऐसे केस में, बेंजोइक एसिड के केस में, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये ऊपर जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और सेम यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि बीच में आ गया CH2 का बैरियर। देखो बेंजीन हो डायरेक्टली, अगर डायरेक्ट बेंजीन है तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, और डायरेक्ट बेंजीन ना हो तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता। तो ध्यान रखना जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो लेस एसिडिक होता है, लेस एसिडिक, लेस एसिडिक, ये नियम याद रखना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये लेस एसिडिक हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर नहीं जा सकता तो देखो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा है लेस एसिडिक, तो ये लेस एसिडिक है, और ये वाला क्या है बताओ? ये क्या है बताओ? ये मोर एसिडिक। तो इन दोनों में ऑर्डर पता लग गया आप लोगों को। चलो तो हम इन दोनों में कंपैरिजन कर चुके हैं, अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। देखो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो एक चीज समझ में आएगा आपको। देखो ये जो CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, तो यहाँ पर CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बगल में CH2 भी है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, पर यहाँ पर सिर्फ CH3 है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है? इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये लेस एसिडिक होगा। तो ये लेस एसिडिक है और ये क्या है? मोर एसिडिक। ये क्या है? मोर एसिडिक। तो इन दोनों में समझ में आया कौन जीता? इन दोनों में कौन जीता? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कम। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना यहाँ पर, तो ज्यादा अच्छा एसिड होगा। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब लेस एसिडिक होता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो सर इससे क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। जैसे बेस्ट एग्जांपल ये रहा, देखो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर देखो, यहां पर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इलेक्ट्रॉन खींच के क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन कम कर रहा था। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के इलेक्ट्रॉन कर रहा था कम, और इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से हम इसको बोल रहे थे मोर एसिडिक। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो ज्यादा एसिडिक बन जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हमने सीखी, कुछ क्वेश्चन कंपेयर किए, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन मैं फ्यूचर में कराऊंगा, आप लोगों को टेंशन मत लो। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये सब मैं पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया है, पर यहाँ पर एक बार और एक चीज़ होती है pKa वैल्यू। मैं थोड़ा डार्क कलर से लिख देता हूँ, पिंक से लिख दूँ, फेवरेट है पिंक नहीं है, चलो ब्लैक से लिखते हैं। ब्लैक ही रियलिटी है भाई इस दुनिया की, इस देश की दुनिया की नहीं। pKa इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या मतलब है इसका? कि अगर किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो pKa वैल्यू कम होगा। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। किसी ने बोला जी देखो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसी ने बोला जी देखो ये भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन लगा है। और जैसा हमें पता है कि फ्लोरीन जो है
वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। तो अगर ये ज़्यादा एसिडिक है ये वाला, तो इसका pKa वैल्यू कम होगा। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब अगला टॉपिक जो है हमें जानना चाहिए, अच्छा ये रहा ना, एक क्वेश्चन भी दिया, विच हैज़ मोर pKa वैल्यू। चलो इसका आंसर कमेंट करो। इसका आंसर जो कमेंट करेगा मान जाऊंगा उसमें कोई बात तो है। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, जैसे कि बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। मान लो आपके पास ये बेंजोइक एसिड है और ये फिनॉल है, तो इन दोनों में फ़र्क कैसे बताएंगे, फ़र्क डिस्टिंग्विश डिफरेंस कैसे पता करेंगे। तो देखिए ये है NaHCO3 बेस है, ये बेस। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में NaHCO3 डाला जाता है तो हमारे पास क्या क्या बन रहा है, देखिए यहाँ का जो H है उसकी जगह पर जाके सोडियम लग गया, सोडियम। और यहाँ पर CO2 मिलता है, CO2 का ब्रिस्क एफर्वेसेंस, स्पेलिंग ठीक कर लेना, सही है वैसे तो, ब्रिस्क एफर्वेंस ऑफ CO2 गैस इवॉल्व्ड, यानी यहाँ पर CO2 गैस मिलेगा। लेकिन अगर यही फिनॉल है, OH वाला फिनॉल होता है, फिनॉल में डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यानी बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल में आप डिफरेंस पता लगा सकते हो। ये आपका बेंजोइक एसिड है और ये फिनॉल है, तो बेंजोइक एसिड इससे रिएक्ट करता है और CO2 का ब्रिस्क एफर्वेसेंस मिलता है, फिनॉल रिएक्ट नहीं करता। अच्छा दूसरा तरीका भी होता है टेस्ट करने का, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। अगर आप बेंजोइक एसिड में न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट करवाओगे तो बफ कलर मिलेगा, बफ। लेकिन वही अगर फिनॉल में कराओगे न्यूट्रल FeCl3 तो आपको वॉयलेट मिलेगा। तो ये तो कुछ नहीं, इसको तो याद करना है, टेस्ट है, इसको याद करना है। अच्छा अब एक टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे एक डी कार्बोक्सिलेशन टॉपिक, मैं आपको होमवर्क देने वाला था। ये टॉपिक ये 11th क्लास का टॉपिक होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन, लोग इसको भूल गए होते हैं 11th क्लास में, तो एग्जामिनर दे देता है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास ये बेंजोइक एसिड है और इसमें अगर हम NaOH डालें बेस, तो ये ऐसा बन जाता है CH3, बेंजोइक एसिड बोल रहा हूँ, सॉरी एसिटिक एसिड, कोई भी एसिड है ये, एसिड, बेंजोइक नहीं बोलना था मुझे, कोई एसिड है ये, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा, देखो CH3COH है, बेस डालेंगे तो ऐसा बन जाएगा CH3CO Na+, यानी कि होगा क्या, देखो होगा ये कि यहाँ से ये H, यहाँ से ये H और ये OH निकल जाएगा, ये H और OH निकल जाएगा, और ये सोडियम जो है, सोडियम यहाँ जाके लग जाएगा, तो H2O निकल गया, ठीक है, और सोडियम लग गया। अब इसमें दोबारा NaOH डालते हैं और CaO डालेंगे ना, तो क्या होगा देखना, होगा ये कि यहाँ पर आपको ये CH3 मिलेगा और यहाँ से ये H, तो ये CH4 बन जाता है, और बाकी ये सब निकल जाएगा जितना भी है। देखो मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, ये जितना भी है, ये जितना भी पार्ट है, ये पूरा और ये पूरा, ये निकल जाता है। ये निकलता है तो पता क्या बनता है, देखो एक सोडियम, दो सोडियम Na2, फिर ये COO, दो CO, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ये रहा CO3, NO2CO3। यानी कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि ये वाला पार्ट और ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ता है। तो चलो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है कि हमारे पास कोई एसिड है, एसिड में बेस डालेंगे तो सोडियम लग जाएगा, और अगली बार बेस डालेंगे NaOH एंड CaO। अच्छा बताओ इसको क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं, बोलो हाँ या ना, क्विकलाइम, ये जो हमने डाला है CaO वाला, तो ऐसा कुछ होता है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो क्वेश्चन ये है कि सपोज़ करो हमारे पास ये है कंपाउंड -Na+, अगर इसमें मैं डाल दूँ NaOH CaO, तो इसका आंसर क्या आएगा। जैसा मैंने आपको बताया क्या क्या निकल जाता है, देखो ये पूरा CO2 वाला पार्ट निकल जाता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, बेंजीन वाला पार्ट है, ये बेंजीन वाले पार्ट में ये H लग जाएगा, H यहाँ पे बस, यानी CO2 वाला पार्ट निकल जाता है। देखो मैंने यहाँ भी आपको बताया कि CO2 निकल जाता है, ये CO2, और बच जाता है पीछे वाला। वैसे यहाँ पर ये CO2 वाला पार्ट निकल जाएगा, ठीक है, पूरा निकल जाएगा, Na2CO3, बचेगा ये वाला पार्ट। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से किया। अब आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है मेरी वीडियो से और आपका काम हो जाएगा। और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो, मुझे आपके सपोर्ट की नीड है। लव यू ऑल। प्यारे बच्चों, हेल-वोल्हार-जेलेंस्की, ये लास्ट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। ये जनरली होता क्या है, HVZ रिएक्शन याद रखना, एग्जाम में आ जाता है। बेसिकली अगर आप ठीक से देखो तो मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारा कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, COOH वाला। तो ये जो पहला कार्बन होता है उसके बगल का जो कार्बन है इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन है, यानी मैं थोड़ा लिख के समझाऊँ तो देखो, जैसे कि ये R है तो आपने यहाँ बोला जी ठीक है ये R है, फिर उसके बगल में है CH2, फिर इसके बगल में है ये कार्बोक्सिलिक एसिड C⋯OH। अब यहाँ पर ये वाले जो है ना, ये अल्फ़ा कार्बन है, रिएक्शन यहीं पर होता है, और ये हाइड्रोजन जो है इसको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे, यानी ये अल्फ़ा है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, यानी ये कार्बन भी और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन अल्फ़ा है। तो रिएक्शन यहीं पर होता है। क्या होता है, अगर हम इसके अंदर मान लो हमने डाल दिया रेड फॉस्फोरस के साथ Cl2, रेड फॉस्फोरस Cl2 डाल दिया, तो पता क्या होगा, तो इसका जो आंसर आएगा कुछ ऐसा आएगा। देखो R की जगह R रहेगा, CH C⋯OH। यहाँ पे जो CH2 है, CH2 को आपको CH बनाना है, CH, यानी इसका एक हाइड्रोजन गायब करना है, और हाइड्रोजन गायब करके क्या लगेगा, आपने क्लोरीन डाला है ना, तो देखो यहाँ पर जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ के हाइड्रोजन एक कम हो गया है। पहले CH2 था, अब देखो क्या हो गया है CH, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर आपको लगा देना है जो आपने डाला, आपने क्लोरीन डाला है तो क्लोरीन डल जाएगा, समझे। तो ये है आपका HVZ रिएक्शन। मान लो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, सपोज़ करो मैंने इसमें डाला होता रेड फॉस्फोरस Br2, तो इसका आंसर क्या आता है, इमेजिन करके मुझे बताओ कि बताओ अल्फ़ा कार्बन पर क्या आएगा। मैं तुमसे कमेंट में आंसर पूछना चाहता हूँ कि बताओ अल्फ़ा कार्बन पे क्या आएगा, अल्फ़ा कार्बन पे क्या आएगा। जैसे देखो ये हमारा कार्बन है, ऊपर देखो ऊपर वाले में जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कार्बन है हमारा, उसके बाद पहले कार्बन को हम अल्फ़ा बोल रहे हैं, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कार्बन पे यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यानी अल्फ़ा का हाइड्रोजन गायब हुआ, इस केस में हाइड्रोजन गायब हुआ और क्लोरीन आ गया।
तो यहाँ पर क्या आएगा अगर मैं Br2 डालूंगा तो। और इस प्रकार से चैप्टर खत्म होता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे प्यार दो, मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ हाइप, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब करो और बताओ कि ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी। अमाइंस बायोमोलिक्यूल्स चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ मुझे।